अध्याय 221। अर्घ। पिशाच जोर से दहाड़ा। अचानक उसके शरीर से एक अद्भुत शक्ति निकली और वह डूडियन को पीछे धकेलने में सक्षम हो गई। वह कई बार लुढ़का और मुड़कर मेढक जैसी स्थिति में बैठ गया। इसकी गहरी लाल आंखें डूडियन को घूर रही थीं। उनमें कोई भावना नहीं थी। यह एक शिकारी की अपने शिकार को घूरती हुई ठंडी नजर थी। वह डूडियन की ओर उछला। डूडियन का चेहरा बदल गया। वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं था। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और मुक्का मारा। टकराना। डूडियन का बायां हाथ उछलकर घोल के चेहरे पर लगा। खून बह निकला। ये गुलाम का नहीं बल्कि डूडियन का खून था। उसकी बाईं भुजा से हड्डी चटकने की आवाजें गूंजने लगीं। पिशाच को चोट लगी और वह जमीन पर गिर पड़ा। इसने एक चीख निकाली और तुरंत उठ खड़ा हुआ। डूडियन ने अपनी लेगिंग से एक और खंजर निकाला और गुलाम पर झपटा। कश। डैगर घोल के स्केल को भेदने और उसकी ग्रीवा रीढ़ से गुजरने में सक्षम था। आर। घोल अपने पंजे लहराते हुए चिल्लाया। डूडियन ने देखा कि उसका हमला सफल हो गया है तो उसने खंजर को और गहरा छेदने के लिए अपने शरीर पर दबाव डाला। जल्दी से आना, एक आवाज गूंजी। डूडियन को पता था कि खंजर ने पिशाच की गर्दन के भीतर किसी प्रकार की महत्वपूर्ण धमनी को छेद दिया है। वह घबराया नहीं बल्कि दबाव बनाना जारी रखा। ओह! पिशाच दर्द से चिल्लाया क्योंकि उसका शरीर मुड़ गया था। डूडियन ने खंजर को कसकर दबाया। उसने खंजर की दिशा बदल दी और उसकी गर्दन काट दी। उसने ठीक से चीरा लगाया और घाव से खून बहने लगा। वह पिशाच मरा हुआ नहीं था बल्कि एक विकसित व्यक्ति था। इसमें पाचन तंत्र और जागरूकता थी। इसका गला स्वाभाविक रूप से इसके कमजोर बिंदुओं में से एक था। चूंकि उसका गला आधा कट गया था इसलिए दर्द इतना भयानक था कि पिशाच पागल हो गया। डूडियन के पैरों पर वार करने के लिए इसने अपने दोनों नुकीले पंजों का इस्तेमाल किया। डूडियन ने वरिष्ठ शिकारी का कवच पहना हुआ था लेकिन वह अभी भी फटा हुआ था और कवच पर खून के धब्बे थे। डूडियन ने खंजर ढीला किया और पिशाच का पैर पकड़ लिया। उसने उसका शरीर ऊपर उठाया। जैसे ही डूडियन ने अपने पैर खींचे, गुलामों का छोटा शरीर भी ऊपर उठ गया। पंजों पर झूलते हुए उसका शरीर हवा में लटक गया था। उसके गले से खून ऐसे निकला जैसे बाल्टी से पानी निकल रहा हो। जमीन लाल रंग के खून से भर गई थी। खरपतवार भी दागदार थे। जब घोल का संघर्ष कमजोर हो गया तो ज्यादा समय नहीं लगा। उसका सिर ढीली गर्दन से धीरे धीरे लटक रहा था। ऐसा लग रहा था कि यह किसी भी समय गिर जाएगा। डूडियन ने बार बार घोल के शरीर से जमीन पर प्रहार किया। उसने उसे ऊपर खींचा और कुछ मिनटों तक लगातार जमीन पर मारा। जिस क्षण उसे लगा कि पिशाच संघर्ष नहीं कर रहे हैं और बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हैं तो वह रुक गया। पिशाच का शरीर हिल नहीं रहा था और उसके मुंह से कोई कराह नहीं निकल रही थी। उसके पंजे गतिहीन थे। डूडियन की तंग मांसपेशियां ढीली हो गईं। उसे महसूस हुआ कि उसका दाहिना हाथ बेहद दुख रहा है। उसके दोनों पैरों पर पंजे के निशान थे जिससे वह दर्द से जल रहा था। उसने खंजर उठाया और इंच इंच करके पिशाच का सिर काट दिया। उसने खंजर फेंक दिया और जमीन पर बैठ गया। डूडियन बड़ी बड़ी सांसें ले रहा था। कुछ क्षणों के बाद डूडियन की सतर्कता बढ़ गई क्योंकि उसने हर जगह खून फैला देखा। उसने अपने होंठ चबाए। डूडियन को खंजर, धनुष, तीर और साथ ही सामान का बैग मिला। उन्हें ठीक करने के बाद उन्होंने परजीवी आत्मा कीड़ों की जांच के लिए रक्तपूल के चारों ओर देखा। वह उन्हें नहीं ढूंढ सका इसलिए उसने पिशाच का सिर लिया और उसके शरीर को विशाल दीवार की दिशा में खींच लिया। पिछली लड़ाई के मैदान से पर्याप्त दूरी बनाने के बाद डूडियन को बैठने के लिए एक पत्थर मिला। उसने अपना सामान खोला और सूखा भोजन और पानी लिया। थोड़ी शारीरिक शक्ति प्राप्त करने के लिए उसने थोड़ा खाया। उसी समय डूडियन की नज़र पिशाच की लाश पर पड़ी। उसकी आंखों में एक दिवास्वप्न सा झलक रहा था। कुछ मिनट पहले वह अपनी जान बचाने के लिए बुरी तरह भाग रहा था लेकिन अभी वह एक पिशाच को मारने में सक्षम था। मैं वास्तव में 23 स्तर के राक्षस को मारने में सक्षम था। डूडियन को स्थिति पर विश्वास नहीं हो रहा था। यहाँ तक कि अनुभवी वरिष्ठ शिकारियों द्वारा भी अकेले पिशाच को मारने की संभावना नहीं होगी। ग्लेन एक शीर्ष स्तर की शिकारी थी लेकिन फिर भी उसे सफलतापूर्वक पिशाच को मारने के लिए उसका ध्यान भटकाने के लिए किसी और की आवश्यकता होगी। डूडियन को अचानक अपने बाएं हाथ का ख्याल आया। उसका चेहरा उसकी बांह की हालत की तरह बदसूरत हो गया। ये दुखद था। हाथ की हड्डियां टूटकर कई हिस्सों में टूट गईं। करीब 3-4 जगह फ्रैक्चर के कारण मांस और खून साफ नजर आ रहा था। मुझे किसी तरह की कीमत चुकानी पड़ी। डूडियन का मुंह थोड़ा हिल गया। उन्हें अपने बाएं हाथ से कोई दर्द महसूस नहीं हुआ लेकिन फिर भी उन्होंने प्राथमिक चिकित्सा किट से गेज ले लिया। उसने बाहर निकली हुई हड्डियों को दबाया और घावों को धुंध से लपेटा। उसने धुंध से अपना पूरा बायां हाथ जख्मी कर लिया। वह जानता था कि यदि उसका बायां हाथ सचेत था तो इस समय तक उसे भारी दर्द के कारण बेहोश हो जाना चाहिए था। अभी मैं बस इतना कर सकता हूं कि अपनी बांह बांध दूं। मैं वापस जाने के बाद देखूंगा कि क्या किया जा सकता है। डूडियन ने अपने दांत भींच लिए। हालांकि उसने अपने हाथ से भुगतान किया है, उसने अपनी जान बचाई है। किस शिकारी को चोट नहीं लगी?
हालांकि वह ऐसे भविष्य के बारे में नहीं सोच सकता था जहां उसका एक हाथ अक्षम हो जाए। वह ये देखने के लिए उत्सुक था कि विशाल दीवार की चिकित्सा तकनीक कितनी उन्नत थी। क्या वे उसकी बांह को ठीक कर पाएंगे? उन्हें उम्मीद थी कि कोई गंभीर परिणाम नहीं होगा और उनका बेहतर शरीर अपने आप ठीक हो जाएगा। डूडियन ने चट्टान के सामने झुककर आराम करते हुए अपनी कुछ ताकत वापस पा ली। उसने अपने पैर से पिशाच के सिर को देखा। उसका चेहरा उदास था, लेकिन फिर भी उसने सिर पकड़कर उल्टा रख दिया। उसने पिशाच के सिर के अंदर की जांच करने के लिए उसे गर्दन से नीचे तक काटना शुरू कर दिया। वहां सिर्फ मांस और खून था। उन्होंने इंट्राक्रैनियल ऊतक को छेदने के लिए खंजर का उपयोग किया। परजीवी आत्मा के कीड़ों को ढूंढने में उसे अधिक समय नहीं लगा। उनके शरीर गोल मटोल थे, घोल से परजीवी कीड़े। डूडियन ने कीड़ों को देखते हुए फुसफुसाया। उसने उसे खंजर से उठाया और उंगली से भींच लिया। डूडियन ने परजीवी कीड़ा उठाया। वह संघर्ष कर रहा था, लेकिन जैसे ही डूडियन ने कीड़ा उठाया तो उसका शरीर मुड़ गया और उसकी उंगली में घुस गया। अध्याय 222। डूडियन स्वाभाविक रूप से इसे सफल नहीं होने देंगे। इससे पहले कि वह उसकी उंगली को ढकने वाले कवच से आगे निकल जाए, उसने उसे रगड़ दिया। कोई खून और घाव नहीं था। अगर मैं इसे दीवार पर वापस ले जाऊं और इसे पवित्र चर्च को सौंप दूं तो हमें घोल के परजीवी कीड़े के लिए 50 से 80 हजार सोने के सिक्कों का मुआवजा मिलेगा। हालांकि यह सामान्य है, यह एक कीमती था। यह उसी स्तर का था जैसे जादुई निशान ग्लेन को काले बुनकर से मिले थे। वह विवरण के बारे में सोच रहा था। एटलस के अनुसार घोल की जादुई निशान क्षमता मरे हुए लोगों के वायरस और उन्हें खाने का प्रतिरोध है। पुस्तक में यह एकमात्र क्षमता दर्ज थी। चूंकि जिन लोगों ने परजीवी कीड़ों का सेवन किया था वे दूसरे विकास से नहीं गुजरे थे, इसलिए उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि दूसरी बार किस तरह की क्षमता विकसित होगी। दरअसल अगर उसमें ऐसी क्षमता होती तो वह विशाल दीवार के बाहर अनंत तक शिकार कर सकता था। जब भी उसे भूख लगती तो वह मरे हुए को मारकर खा सकता था। उसमें वायरस के प्रति प्रतिरोधक क्षमता होगी, जिसका मतलब है कि उसके पास अन्य प्लेग रोगों के प्रति मजबूत प्रतिरोधक क्षमता होगी। कुछ शिकारी वर्ष की दूसरी तिमाही में ब्लैक डेथ सीजन के दौरान प्लेग के कारण मर जाएंगे। तो अगर यह मेरे शरीर में घुस जाता है तो यह मेरी छाती पर चढ़ जाएगा और जुरांझी से भूत के जादुई निशानों को बदल देगा। काले बुनकर के परजीवी कीड़े ने ग्लेन के पिछले जादू के निशानों को हटाकर उनकी जगह ले ली है। इस बात की गारंटी नहीं है कि मैं अपनी पिछली क्षमताओं जैसे कि ठंडे क्रिस्टल का पता लगाने या उपभोग करने में लगा रहूंगा। डूडियन की आंखें चमक उठी जब उसे एक युवा प्रशिक्षक के शब्द याद आए जिसने उसे तीरंदाजी सिखाई थी। अगर मैं अपने जादुई निशानों को उत्तेजित करना और उन्हें विकसित करना चाहता हूं तो मुझे इसे अन्य परजीवी कीड़ों के खून में बपतिस्मा देना होगा। इसे बपतिस्मा कहा जाता था, लेकिन यह प्रक्रिया सामान्य बपतिस्मा धारणा से थोड़ी अलग थी। आपको परजीवी कृमि के खून को उसके जादुई निशानों में इंजेक्ट करने के लिए एक सिरिंज का उपयोग करना होगा। जादुई निशान द्वारा अशुद्धियां स्वचालित रूप से निकाली जाएंगी, जबकि बाकी कोशिकाओं को रक्त द्वारा मॉइस्चराइज किया जाएगा। बाद में जादू के निशान परिवर्तन से गुजरेंगे। डूडियन का इरादा कुछ कारणों से घोल के परजीवी कीड़े को वापस दीवार पर लाने का नहीं था। सबसे पहले पवित्र चर्च को परजीवी कीड़े के मूल्य का आकलन करना था और उसके अनुसार उसे सोने के सिक्कों में बदलना था। इसके लिए पवित्र चर्च को शुल्क मिलने वाला था। यह अनुबंध में बताई गई शर्तों में से एक थी। होली चर्च ने सभी संघों से गेट पासिंग टैक्स वसूला। इसका मतलब था कि मार्गों के माध्यम से वापस लाई गई सभी सामग्रियों की कीमत तय की जाएगी और बाद में इसमें से कुछ राशि पवित्र चर्च द्वारा कर के रूप में ली जाएगी। एक बार जब वह पिशाच के परजीवी कीड़े को वापस ले लेता है तो अन्य सभी संघों को जल्द ही खबर मिल जाएगी। अभी वे सभी परस्पर प्रतीक्षा करो और देखो की स्थिति में थे। कंसोर्टिया स्पष्ट रूप से उनका अवलोकन कर रहे थे। संभवतः दूसरे कंसोर्टिया ने सोचा था कि या तो न्यू वर्ल्ड कंसोर्टियम दिवालिया हो जाएगा या शिकारी विशाल दीवार से मर जाएगा। दूसरे मामले में रयान परिवार कंसोर्टियम का समर्थन जारी नहीं रख पाएगा क्योंकि उनके पास शिकारियों की कमी होगी। दोनों स्थितियों में कहानी का नैतिक न्यू वर्ल्ड कंसोर्टियम का अंत था। यदि इन संघों को पता होता कि न केवल वह वापस लौटा बल्कि डेथ पैसेज से एक भूत का परजीवी कीड़ा भी लाया तो उनमें से अधिकांश भड़क जाएंगे। वे इस मार्ग पर कब्जा करने के तरीके ढूंढने का प्रयास भी कर सकते हैं। जैसे ही वह इन मुद्दों के बारे में सोच रहा था, डूडियन ने उसके हाथ में घोल के परजीवी कीड़े को देखा। वह चुप था, लेकिन अगले ही पल उसने अपने बैग से एक छोटा सा बक्सा निकाला। उसने पिशाच की लाश से थोड़ा सा मांस और खून काटा और उसे बक्से के अंदर रख दिया। बाद में उसने परजीवी कीड़ा को बक्से के अंदर डाल दिया, कम से कम अस्थायी रूप से, जब तक कि उसने ये तय नहीं कर लिया कि वह इसके साथ क्या करेगा। उसने बॉक्स में हवा के प्रवेश के लिए थोड़ी सी जगह छोड़ दी। इंजेक्शन लगाने के लिए कुछ। डूडियन ने आसपास नजर दौड़ाई। सब कुछ बहुत पहले ही धूल में बदल चुका था। उसे कोई सिरिंज नहीं मिल पाएगी। फिर भी उसने अपना दिमाग खूब दौड़ाया क्योंकि उसे एक विशेष घास के बारे में ज्ञान याद आया जो उसने मेहतर के दिनों से सीखा था। वहाँ स्पीयर ग्रास नाम का एक पौधा था।
ये शुष्क स्थानों में उगता है। ये छोटा और ट्यूब जैसा था। इसके अंदर का भाग खोखला होता था जबकि इसका सिरा बहुत नुकीला और महीन होता था। इसके अलावा इसके रस में संवेदनाहारी गुण मौजूद थे। अधिकांश एनेस्थीसिया रस दीवार के भीतर इस भला घास से निकाला जाएगा। उसने जमीन पर कदम रखा। यह एक कठिन और शुष्क जगह थी। वह उस क्षेत्र की खोज करने लगा जहां भला घास मिल सकती थी। ढेर सारी घास फूस वाला क्षेत्र ढूंढने में ज्यादा समय नहीं लगा। उसने एक बड़ी भाला घास का पता लगा लिया था। डूडियन ने तुरंत भाले की घास काटने के लिए खंजर का इस्तेमाल किया। उसने डिब्बा खोलकर देखा तो डिब्बे के अंदर मांस पर परजीवी कीड़ा पड़ा हुआ था। यदि मेजबान बहुत लंबे समय तक मर गया और परजीवी कृमि को कोई नया मेजबान नहीं मिला तो वह मरने वाला था। हालांकि भले ही यह मर जाए फिर भी यह जादुई निशानों को उत्तेजित कर सकता है। मुख्य बात यह थी कि यह सड़ता नहीं है। डूडियन को साफ और बड़े पत्ते मिले। उसने उन्हें सामान के ऊपर रख दिया और पत्तों के ऊपर परजीवी कीड़ा रख दिया। डूडियन ने परजीवी कीड़ों के शरीर को काटने के लिए खंजर का उपयोग किया। उसके कोमल शरीर से बहुत चिपचिपा खून निचुड़ गया। डूडियन ने तुरंत उसे कुचल दिया और सारा खून भला घास के बड़े सिरे पर डाल दिया। पूरी प्रक्रिया बेहद धीमी गति से चल रही थी क्योंकि वह केवल अपने दाहिने हाथ का उपयोग कर रहा था। प्राकृतिक सिरिंज तैयार करने के बाद उसने अपने ऊपरी शरीर से कवच उतार दिया। उसकी छाती पीली पड़ गई थी। उसकी छाती पर गहरे लाल रंग की नस जैसा निशान था। उसने जादू के निशान की नोक को चुटकी से दबाया और धीरे से उस पर भाले की घास चुभो दी। डूडियन को पूरे शरीर में तेज दर्द महसूस हुआ। ऐसा लगा मानो उसका दिमाग फट जाएगा। जादू का निशान किसी भी शिकारी के शरीर पर एक बहुत ही घातक और बेहद कमजोर स्थान होता था। उसने ज्यादा गहराई तक घुसने की हिम्मत नहीं की वरना यह आत्महत्या के बराबर था। भाले की घास थोड़ी सी घुस जाने के बाद उसने घास के बड़े सिरे से फूंक मारना शुरू कर दिया। हवा ने भाले की घास के किनारे परजीवी कीड़े के खून को निचोड़ा और उसे डूडियन के जादुई निशानों में इंजेक्ट कर दिया। डूडियन को ऐसा महसूस हुआ मानो किसी अन्य विदेशी या विदेशी रूप ने उसके हृदय पर आक्रमण कर दिया हो। ये बेहद अजीब और दर्दनाक प्रक्रिया थी। उसे बहुत पसीना आ रहा था। कुछ क्षणों के बाद उसने देखा कि भाला घास के भीतर कुछ भी नहीं बचा था और सब कुछ पहले से ही उसके जादुई निशानों में डाला गया था, इसलिए उसने भाला घास को बाहर निकाला। डूडियन ने नीचे अपने जादुई निशान को देखा। भाला घास द्वारा छेदा गया छेद नग्न आंखों को दिखाई देने वाली गति से ठीक हो रहा था। इसके अतिरिक्त उसे अभी भी जादुई निशान से दर्द की फुहारें महसूस हो रही थीं। ये बहुत अजीब लगा। एक पल उसे लगेगा कि उसका शरीर जम गया है और अगले ही पल उसे गर्मी लग रही होगी। वह ये नहीं बता सका कि यह बहुत ठंडा था या बहुत गर्म था। डूडियन को बहुत थका हुआ महसूस हुआ। वह आराम करने के लिए सामान के सामने झुक गया। उनके सीने से उठने वाला दर्द धीरे धीरे कम हो गया, लेकिन उसके शरीर पर एक बेहद गर्म एहसास छाने लगा। ऐसा लग रहा था मानो गर्म मैग्मा उसके शरीर के अंदर बह रहा हो। उसने जादुई निशानों को छूने के लिए अपनी उंगली का इस्तेमाल किया। ऐसा लग रहा था कि जादू का निशान सिकुड़ रहा है, मानो वह परजीवी कीड़े का खून पचा रहा हो। डूडियन को बहुत असहज महसूस हुआ। दर्द की तेज लहरों ने उसकी खोपड़ी को झकझोर कर रख दिया। उसने चक्कर कम करने के लिए अपना सिर हिलाया। डूडियन खड़ा हुआ और सामान लेकर विशाल दीवार की ओर चलने लगा। कुछ कदम चलने के बाद तेज थकावट और थकान ने उसके शरीर की हर कोशिका पर आक्रमण कर दिया। वह जानता था कि वह जंगल में है और यह बेहद खतरनाक है, लेकिन वह तंद्रा को रोक नहीं सका। वह धीरे से बैठ गया और अपनी आंखें बंद कर लीं। डूडियन की नींद तब खुली जब उसने महसूस किया कि ठंडी हवा उसके गालों को छू रही है। उसने तुरंत अपनी आंखें खोलीं और खड़ा हो गया। आसमान में लाल बादल मंडरा रहे थे। सूरज पश्चिम में डूब रहा था। शाम का वक्त था। डूडियन को आसपास गंध महसूस हुई। पिछली लड़ाई के मैदान में 2 राक्षस थे। खून की गंध के कारण वे उस स्थान की ओर आकर्षित हों। उसकी रीढ़ की हड्डी से ठंडा पसीना बह रहा था। वह जानता था कि अगर वह उस स्थान के करीब सोया तो अब तक मर चुका होगा। सौभाग्य से उसने परजीवी कीड़ों के खून का इंजेक्शन लगाने से पहले अपने शरीर और सामान से आने वाली गंध को ढक लिया था। उसे जादू के निशान याद आए और उसने अपनी छाती की ओर देखा। उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि जादू के निशानों का आकार थोड़ा बदल गया था। पिछले निशान की लंबाई लगभग 1 उंगली लंबी थी, अभी इसमें करीब 1/3 की बढ़ोतरी हुई है। डूडियन का हाथ जादुई निशानों को छू गया। उसे दर्द तो नहीं हुआ, लेकिन ठंड लग रही थी। उसने कवच पहन लिया। वह जानता था कि अस्थायी तौर पर उसे रात को यहीं रुकना होगा। जब तक सूरज पूरी तरह से डूब गया तब तक डूडियन पहले से साफ किए गए खंडहरों में लौट आया था। वह एक ढही हुई इमारत के बेसमेंट फ्लोर में छिपा हुआ था। उस स्थान पर चारों ओर धूल और लताएं थीं। उसने बैठने के लिए जगह चुनी और सामान रख दिया। उसने सूखी लकड़ियां उठाईं और उनका ढेर लगा दिया। माचिस से आग जलाने के बाद वह स्थान थोड़ा गर्म हो गया। डूडियन अपने शरीर की जांच करने के लिए उत्साहित थे। वह जानता था कि जादुई निशान विकसित होने के बाद उसका शारीरिक गठन काफी बढ़ जाएगा।
इसके अलावा उसे एक नई जादुई निशान क्षमता मिल सकती है या उसकी पिछली क्षमताओं में से एक फिर से मजबूत हो सकती है। उसकी दौड़ने की गति उसके जादुई निशान विकसित होने से पहले के समय की तुलना में बहुत तेज थी। यह इस बात का प्रमाण था कि रफ इंजेक्शन विधि ने काम किया था। अब मेरी क्षमताओं को परखने का समय आ गया है। अध्याय 223। ऐसा लगता है कि जादू के निशानों के विकास ने गंध की सीमा में सुधार नहीं किया है। डूडियन की आंखें चमक उठीं। प्राथमिक शिकारी के रूप में उन्होंने जुरांजी से 3 योग्यताएं प्राप्त कीं। पहली थी उनकी अतिसुगंध, दूसरी थी अंधेरी दृष्टि और तीसरी क्षमता थी ठंडे क्रिस्टलों को पचाना। यदि किसी ने पिशाच से जादू के निशान हासिल किए हैं तो उसके पास 2 क्षमताएं होंगी। तो इसकी तुलना में यह एक दुर्लभ जानवर से जादू के निशान प्राप्त करने का लाभ और लाभ था। मुझे नहीं पता कि मुझे नई क्षमता मिलेगी या पिछली क्षमताओं की क्षमता बढ़ जाएगी। डूडियन के दिल को शांति मिली। हालांकि वह एक नई क्षमता प्राप्त करने की आशा कर रहे थे। हालांकि नई क्षमता का सत्यापन थोड़ा कठिन होगा। जैसे कि वायरस के प्रति प्रतिरोध का पता लगाया जा सकता है कि क्या किसी मरे हुए व्यक्ति ने उसे काट लिया है, या उसे यह जानने के लिए कि क्या वह ऐसा कर सकता है, मरे हुए की लाश को खाना होगा। उसे आसपास के क्षेत्र में गंध का एहसास होने लगा। उन्होंने निर्धारित किया कि गंध की भावना मजबूत नहीं हुई थी। हालांकि एक अंतर था, यह उनके संविधान की मजबूती के कारण था। यदि उसकी संवेदन क्षमता को मजबूत किया जाए तो उसकी इंद्रिय सीमा को कम से कम दोगुना करना होगा। अंधेरी दृष्टि का सत्यापन बहुत आसान था। उसने कोनों से देखा और पाया कि उसकी पिछली दृष्टि की तुलना में कोई अंतर नहीं था। ऐसा लगता है कि दूसरी क्षमता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। डूडियन ने पिछले 2 दिनों में एकत्र किए गए सभी ठंडे क्रिस्टल निकाल दिए। सींग वाले कंकालों से कुल 25 ठंडे क्रिस्टल निकाले गए और एक छोटे धातु के बक्से में संग्रहित किए गए। धातु का बक्सा लगभग जम गया हुआ लग रहा था। जैसे ही उसने बक्सा खोला, एक सफ़ेद ठंडक तैरने लगी। उसने एक छोटे ठंडे क्रिस्टल को देखा जो उसने एक किशोर कंकाल से प्राप्त किया था। डूडियन ने अपने बाएं हाथ की जांच की जो सफ़ेद पट्टी में लिपटा हुआ था। वह अपने बाएं हाथ के ठंडे क्रिस्टल का उपयोग करने में झिझक रहा था क्योंकि वह टूटा हुआ था और उसे नहीं पता था कि यह ठंडे क्रिस्टल को अवशोषित कर सकता है या नहीं। कुछ देर की झिझक के बाद डूडियन ने अपने दाहिने हाथ पर परीक्षण करने का फैसला किया। ठंडे क्रिस्टल के अत्यधिक अवशोषण के कारण उसका बायां हाथ निष्क्रिय हो गया था, इसलिए इस बार वह केवल एक को ही अवशोषित करने जा रहा था। उसने अपनी उंगली काट ली और खून निकलने लगा। उसने अपनी उंगली ठंडे क्रिस्टल पर दबाई। ठंडा क्रिस्टल नर्म होने लगा। इसे तरल बनने और घाव के माध्यम से उसके शरीर में समा जाने में देर नहीं लगी। डूडियन ने महसूस किया कि उसकी बांह की रक्तवाहिकाओं के माध्यम से ठंडा तरल पदार्थ उसके शरीर में फैल गया है। ये तेजी से उसके कंधे पर चढ़ गया और वापस उसके दिल में चला गया। ठंड का एहसास उसके दिल पर हावी हो गया और उसका शरीर थोड़ा कांपने लगा। अगले ही पल यह ठंडा एहसास हृदय प्रवाह के माध्यम से उसके शरीर के विभिन्न हिस्सों में प्रवाहित होने लगा। उनके शरीर का तापमान तेजी से कम होने लगा, लेकिन जल्द ही उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके पूरे शरीर में उबलती गर्मी फैल गई हो। ये ज्वालामुखी विस्फोट जैसा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसका खून खौल रहा हो और उसके शरीर में तीव्र शक्ति प्रवाहित हो रही हो। उसकी बांह की कई मांसपेशियां मुड़ गईं। बहुत मजबूत। डूडियन चौंक गया। ये पहली बार था कि उसने भिन्न कंकाल से ठंडे क्रिस्टल को अवशोषित किया था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि प्रभाव इतना महत्वपूर्ण होगा। न केवल उसकी ऊर्जा ठीक हो गई है बल्कि उसका शरीर ताकत से भर गया है। ये वही अनुभूति थी जो उसे सामान्य मरे हुए पदार्थों से प्राप्त लगभग 1 दर्जन सामान्य ठंडे क्रिस्टलों को अवशोषित करने के बाद मिली थी। ये प्रभाव थोड़ा अधिक तीव्र था। एक क्षण के बाद भावना धीरे धीरे शांत हो गई। डूडियन ने बाकी ठंडे क्रिस्टलों को देखा और एक को फिर से सोखने के लिए पकड़ना चाहा। हालांकि अपने बाएं हाथ के बारे में सोचते हुए उन्होंने ऐसा करना जारी नहीं रखा। भविष्य में यह बहुत असुविधाजनक होगा यदि उसका दाहिना हाथ भी बेहोश हो गया। इस बार जब वह गुलाम से लड़ा तो उसके बाएं हाथ ने उसकी जान बचा ली। हालांकि वह अपने अंग की अंतिम क्षमता को उजागर करने में सक्षम था, लेकिन उसने अपने शरीर को नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा अगर धारणा न हो तो उसकी भुजाओं और हाथों की शक्ति को नियंत्रित करना बेहद मुश्किल होगा। मुझे आशा है कि मैं अपना बायां हाथ ठीक कर सकूंगा। डूडियन ने मन ही मन प्रार्थना की। अगले ही पल उसने अपने शरीर के बारे में सोचा। क्योंकि यह पहली बार था जब वह एक भिन्न कंकाल के ठंडे क्रिस्टल को अवशोषित कर रहा था, इसलिए यह भेद करना बहुत मुश्किल था कि उसकी अवशोषण क्षमता मजबूत हुई है या नहीं। वह ये निर्धारित नहीं कर सका कि यह उसकी क्षमता का प्रभाव था कि उसने अपनी ऊर्जा पुनः प्राप्त की या यह ठंडा क्रिस्टल था जो शक्तिशाली था। मुझे भोर में विशाल दीवार पर लौटना होगा। सबसे पहले जो काम करना है वह है मेरे बाएं हाथ को ठीक करना। हमने मार्ग किराए पर ले लिया है ताकि मैं कभी भी आ सकूं जब मुझे ऐसा महसूस हो। ये पिछली बार की तरह नहीं है जब मेलोन कंसोर्टियम तय करेगा कि मुझे कब बाहर जाना चाहिए। डूडियन ने अपना मन बना लिया और आराम करने के लिए दीवार पर झुक गया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और गहरी नींद में सो गया।
शाम करीब 11 बजे डूडियन को आसपास 2-3 जानवरों की गंध आई। ऐसा लग रहा था कि वे बस वहीं से गुजर रहे थे, इसलिए उसे उनकी परवाह नहीं थी। सुबह में अगले दिन डूडियन जाग गया। आग काफी देर बाद बुझी लेकिन कोयला अभी भी गर्म था। उसने पेट भरने के लिए बैग से सूखा भोजन और पानी निकाला। उसके हाथ ने धातु की केतली पकड़ ली जिसमें पानी था। जब उसने अपने नाखूनों का आकार और माप देखा तो वह चौंक गया। उसे याद आया कि बाहर आने से पहले उसने अपने नाखून काट लिए थे। इसमें 2 दिन नहीं लगे। वास्तव में कल रात सब कुछ अच्छा था। एक रात के बाद नाखून इतने लंबे कैसे हो सकते हैं? इसके अलावा उसके असली नाखून अंडाकार थे, लेकिन ये जानवर के पंजे की तरह नुकीले थे। उसे अचानक अपने जादुई निशानों का ख्याल आया। उनकी 3 क्षमताएं मजबूत नहीं हुई बल्कि एक नई क्षमता विकसित हो गई। हालांकि नाखूनों का तेजी से विकास, उसके दिल की खुशी तुरंत बिखर गई। दूसरे या तीसरे विकास के बाद कभी कभी एक साधारण जादू के निशान से एक अत्यंत शक्तिशाली क्षमता विकसित हो जाती थी। हालांकि उनके जैसे कुछ दुर्लभ जादू के निशान देर से विकास के बाद बहुत खराब और सामान्य क्षमता विकसित करेंगे। एक तेज कील, आखिरकार मनुष्य कवच और हथियारों पर निर्भर हैं। वे उन्हें प्राणियों के बालों और पंजों से बनाएंगे जो उनकी रक्षा करेंगे। क्या बकवास है? डूडियन चुप था और उसने धातु की केतली को अपने हाथ से थपथपाया। उसके हृदय में कड़वाहट और घनी हो गई। पानी पीने के लिए केतली पकड़ने से पहले वह बहुत देर तक अचंभे में बैठा रहा। उसने अपना सिर हिलाया क्योंकि वह इसके बारे में अब और सोचना नहीं चाहता था। केवल अंधेरी दृष्टि और उत्कृष्ट गंध पर भरोसा करके उसकी तुलना एक औसत मध्यवर्ती शिकारी से की जा सकती थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसमें ठंडे क्रिस्टल को अवशोषित करने की क्षमता थी जो उसे तेजी से विकसित होने में मदद करेगी। इन सब के बारे में सोचकर उसने खुद को तसल्ली दी। उसने केतली उठाई लेकिन अगले ही पल पानी उसके हाथ पर आ गिरा। टूटी हुई केतली को देखकर वह डर गया। आकाश आज मेरे विरुद्ध है, डूडियन ने सोचा। हालांकि अगले ही पल केतली की ओर देखते ही उसकी आंखें फैल गईं। उसकी उंगलियों ने धातु को छेद दिया है। डूडियन स्तब्ध रह गया। वह धातु को कैसे छेद सकता है? उसने केतली की सतह पर अपनी उंगली घुमाई। धातु की केतली कागज के टुकड़े जैसी महसूस हुई। उसके नाखून इसे आसानी से काट देते हैं। अध्याय 224। डूडियन जानता था कि यह कोई भ्रम नहीं था। उन्होंने इसे कुछ और बार सत्यापित किया। उसके नाखून अविनाशी धातु को ऐसे काटने में सक्षम थे जैसे वह मक्खन को काट रहा हो। उन्होंने बिल्कुल भी प्रयास नहीं किया। अगले ही पल उसने लिनन बैग को काटने की कोशिश की लेकिन पहले से तेज कीलें विफल रहीं। डूडियन चिंतित था। उसने ये जांचने के लिए कि क्या वह उन्हें काटने में सक्षम है, आसपास की कई चीजें उठाईं। आखिर में उन्हें समझ में आया कि उनके नाखून केवल धातुओं के संपर्क में आने पर ही इस अजीब क्षमता को प्रकट करेंगे। यदि वह मांस, रक्त, बाल या किसी अन्य चीज को काटने की कोशिश करता तो वे सामान्य नाखूनों की तरह थोड़े अधिक नुकीले होते। मैंने जो भी प्रयास किए उनमें से सबसे कठिन पदक है। आश्चर्यचकित होकर डूडियन की आंखें चमक उठीं। उनके पास वैज्ञानिक पक्ष था जो इस मुद्दे पर विचार कर रहा था। धातु कपड़े की तुलना में बिल्कुल सख्त और ठोस थी। कई प्रयोगों के बाद उन्होंने देखा कि कीलें केवल धातु के विरुद्ध ही प्रभावी थीं। क्या ये कणों के बारे में है? विभिन्न धातुओं का परीक्षण करने के लिए उसने अपने खंजर और तीर निकाले। वह बिना किसी अपवाद के उन्हें छेद सकता था। जब उसने शिकारी के कवच की आंतरिक परत को काटने की कोशिश की जो शीशे की प्लेटों से बनी थी तो कील के प्रवेश की गति धीमी थी। डूडियन ने अपने नाखूनों की भेदन शक्ति का परीक्षण करते समय उन्हें बारीकी से देखा। उसे पता चला कि जैसे ही उसके नाखून किसी धातु के संपर्क में आए तो उसकी उंगलियों के ऊपर एक चमकदार परत निकल आई। लेकिन जब उसने कपड़े या अन्य चीज़ों को पकड़ने की कोशिश की तो उसे यह चमकदार परत दिखाई नहीं दी। डूडियन को पता था कि चमक की इस परत के कारण ही वह धातुओं को भेदने में सक्षम था। उन्होंने विभिन्न तत्वों के बारे में सोचा जो एक दूसरे को नापसंद करते थे। शायद इसका उसके नाखूनों के तीखेपन से कोई लेना देना नहीं था, बल्कि उस परत के स्राव से था जो धातुओं के संपर्क में आने पर एक असामान्य विकर्षण पैदा करता था। इस बिंदु के बारे में सोचकर डूडियन को राहत मिली। ऐसा प्रतीत हुआ कि यही एकमात्र स्पष्टीकरण था। अन्यथा एक कील धातु को काटने के लिए इतनी तेज कैसे होगी यदि वह कपड़े को छेद नहीं सकती? धातु प्रतिकर्षण, यह मध्यवर्ती स्तर की क्षमता होनी चाहिए जो मेरे जादू के निशानों के विकास के कारण विकसित हुई। अन्य शिकारियों के खिलाफ लड़ते समय मैं आश्चर्यजनक प्रभाव डाल सकता हूं, लेकिन राक्षसों का शिकार करते समय ये ज़्यादा फायदेमंद नहीं होगा। डूडियन ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं। हालांकि यह एक अच्छी क्षमता थी क्योंकि वह धातु को भेद सकता था, लेकिन इसका ज़्यादा उपयोग नहीं हुआ। बेशक, जब तक कि वह किसी शिकारी के साथ हाथापाई में शामिल न हो। यदि वह एक तीरंदाज या किसी अन्य शिकारी के खिलाफ होता जो उनके बीच दूरी रखता तो क्षमता ज़्यादा भूमिका नहीं निभाती। हालांकि जीवन परिपूर्ण नहीं था। पिछले कुछ वर्षों में उन पर कई प्रहार हुए, इसलिए वे इस क्षमता की वास्तविकता को स्वीकार करने में सक्षम थे। इसके अलावा वह भविष्य में इसका उपयोग धातुओं को तराशने के लिए भी कर सकता है।
वह कुछ अनोखे शिल्प भी तैयार कर सकता है। उन्होंने और अध्ययन करना जारी रखा लेकिन उन्हें कोई नई भूमिका नहीं मिली। डूडियन ने हार मान ली और सूखा खाना खाना शुरू कर दिया। बाद में वह तहखाने से बाहर गया और ताजी हवा में सांस ली और विशाल दीवार की दिशा में चलता रहा। विशाल दीवार पर लौटने में उसे आधे दिन का समय लगा। रास्ते में उसका सामना किसी राक्षस से नहीं हुआ। संभवतः 10 साल पहले विशाल दीवार के इस हिस्से में कई राक्षस थे लेकिन अब उनमें से अधिकांश भोजन की समस्याओं के कारण आगे बढ़ गए हैं। अल्पावधि में वे वापस नहीं आएंगे। डूडियन ने अपने सामने ऊंची विशाल दीवार को देखकर गहरी आह भरी। उसे बारूद की 10 पेटियां मिलीं जो बोरियों से ढकी हुई थीं। उसने राक्षसों का शिकार करने के लिए जाल बनाने हेतु विस्फोटकों का उपयोग करने की योजना बनाई। अब ऐसा लग रहा है कि इस योजना को दोबारा इस्तेमाल के लिए ठंडे बस्ते में डाला जा सकता है। फिलहाल उन्हें अपने शरीर को ठीक करना था। बाद में वह और अधिक राक्षसों का शिकार करने के लिए गहराई में चला गया। संभवतः उस समय ये बारूद के डिब्बे काम आएंगे। इसके अलावा बारूद का एक बक्सा किसी पिशाच को घायल करने में सक्षम नहीं था। इसलिए वह जानता था कि उसकी मुलाकात एक ऐसे राक्षस से हो सकती है जो विस्फोटकों के 10 बक्सों का उपयोग करने पर भी जरूरी नहीं कि मारा जाएगा। अगली बार मुझे और लाना होगा। डूडियन के दिल को शांति मिली क्योंकि यह मार्ग उसका था और वह बिना किसी डर के बारूद के बक्से जमा कर सकता था कि कोई और इसका पता लगा लेगा। डूडियन को वह स्थान मिल गया जहां उसने चाबी गाड़ दी थी। उसने उसे खोदा और विशाल लोहे का गेट खोला। जब डूडियन ने अंधेरे मार्ग को देखा तो अचानक उसे कुछ बातें याद आईं। सामान में 24 ठंडे क्रिस्टल थे। उसने उनमें से 20 को बाहर निकाला जबकि उसने उनमें से 4 को अपने बैग में छोड़ दिया। डूडियन अंदर गया और लोहे का विशाल गेट बंद कर दिया। चाबी से ताला लगाने के बाद वह उसे मोटी जंजीरों से लपेटने लगा। डूडियन विशाल दीवार के भीतरी दरवाजे से बाहर आया और उसने प्रकाश के 2 शूरवीरों को द्वार की रखवाली करते देखा। हलचल सुनकर दोनों गार्ड सतर्क हो गए। उन्होंने डूडियन की पीठ पर लगे सामान को देखा। उनमें से एक ने कहा, कृपया रुकें, हिलना मत। डूडियन गेट के पास खड़ा था। दूसरे गार्ड ने सीटी निकाली। कुछ क्षण बाद एक काला कौवा बुलाया गया। प्रकाश के इस शूरवीर ने कागज निकाला और उस पर कुछ लिखा और उसे काले कौवे के पैर में बांध दिया। डूडियन को पता था कि उन्हें अपने मुख्यालय को उसके आने के बारे में बताना होगा। इसके अलावा उन्हें उसकी जांच के लिए जगह भी तैयार करनी पड़ी। उन दोनों ने डूडियन की ओर घृणा की दृष्टि से देखा। कुछ देर बाद शूरवीरों का एक दल वहां आया। उनमें से अधिकांश सैनिक थे जिन्होंने मानक चांदी के कवच पहने हुए थे लेकिन उनका नेतृत्व 2 आधिकारिक प्रकाश शूरवीर कर रहे थे। वहां एक बड़ी गाड़ी थी जो पोर्टेबल जेल सेल की तरह दिखती थी। डूडियन ने गाड़ी को देखा और जेल में अपने दिनों के बारे में सोचा। यदि उसके पास नाखून भेदने की क्षमता होती तो वह अधिक आराम से जेल से भाग सकता था। गाड़ी पर शूरवीरों में से एक ने अपने हेलमेट के अंतराल से डूडियन को देखा और ठंडे स्वर में बोला। डूडियन गाड़ी में बैठ गया और बोला, चलो, मैं जल्दी में हूं। कुआं। प्रकाश के शूरवीर ने तिरस्कार से अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसने अपना हाथ हिलाया। चल दर। टीम ने अपनी दिशा बदल दी और आगे बढ़ना शुरू कर दिया। वे उस हिरासत केंद्र में जा रहे थे जहां डूडियन लंबे समय से नहीं गया था। नियमों के अनुसार उन्होंने सभी सामग्रियां प्रकाश के शूरवीरों को सौंप दीं। उन्हें पहचान के लिए तत्वों के मंदिर में स्थानांतरित किया जाएगा। अध्याय 225। पलक झपकते ही 7 दिन बीत गए। उन्होंने उसे हिरासत केंद्र से बाहर जाने दिया क्योंकि उन्होंने देखा कि डूडियन में कोई उत्परिवर्तन नहीं हुआ था, जिसका मतलब था कि वह संक्रमित नहीं था। जिस गाड़ी पर रेयान के परिवार का बैनर लगा हुआ था वह डूडियन के हिरासत केंद्र से बाहर निकलते समय बाहर इंतजार कर रही थी। ड्राइवर बार्टन था। आपकी बांह। बार्टन ने डूडियन की बाईं बांह पर बंधी पट्टी देखी। डूडियन गाड़ी में चढ़ गया और बोला, चलो वापस चलते हैं, हम रास्ते में बात करेंगे। डूडियन के कसकर बैठने का इंतजार करने के बाद बार्टन ने चाबुक उठाया। गाड़ी धीरे धीरे चलने लगी। डूडियन डिब्बे में बैठा था। हिरासत केंद्र से निकलने के बाद उन्होंने पूछा, मेरे विशाल दीवार से निकलने के बाद रेयान परिवार में क्या हुआ है? बार्टन ने रस्सी हिलाई और अपनी आवाज़ धीमी कर ली। कुछ नहीं। आपके जाने के दूसरे दिन बूढ़े फुलिन ने अपने तीसरे बेटे सैंडर को अपने कमरे में बुलाया और सभी नौकरों को तितर बितर कर दिया। इसलिए मैं चर्चा के विवरण के बारे में निश्चित नहीं हूँ। डूडियन ने चुपचाप सिर हिलाया। बार्टन ने कहा, बूढ़े फुलिन को जब खबर मिली कि आप वापस आ गए हैं तो वह खुश हो गए। डूडियन ने सिर हिलाया और कोई और सवाल नहीं पूछा। उन्हें सीमावर्ती किले तक पहुंचने में अधिक समय नहीं लगा। डूडियन ने उन्हें अपना शिकारी पदक और हिरासत केंद्र द्वारा जारी सबूत दिखाया। कुछ घंटों की सवारी के बाद वे जंगल को पार करने और रेयान महल तक पहुंचने में सक्षम थे। गाड़ी पहाड़ी से होकर महल तक के रास्ते पर चल रही थी। बूढ़ा फुलिन, उसका दूसरा बेटा जैक और तीसरा बेटा सैंडर प्रवेश द्वार पर डूडियन की प्रतीक्षा कर रहे थे। इसके अलावा ओल्ड फुलिन के पोते ह्यूग और जैक की बेटी जीना भी उपस्थित थे। बार्टन गाड़ी से कूद गया और डूडियन की मदद करने के लिए आगे बढ़ा।
डूडियन ने उसकी ओर हाथ हिलाकर संकेत दिया कि उसे मदद की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा वह अपने बाएं हाथ की हड्डियों को विस्थापित नहीं करना चाहता था। डूडियन की बांह पर बंधी पट्टियों को देखकर हर कोई उदास था। सैंडर ने अपने पिता को चलने में मदद की क्योंकि उन्हें चिंता थी कि ओल्ड फुलिन गिर सकता है। मिस्टर डीन, आपका हाथ। डूडियन से मिलने वाला पहला व्यक्ति जैक था। पट्टी देखते ही उसका चेहरा बदसूरत हो गया। क्या ये गंभीर है? क्या तुम बाद में लड़ पाओगे? बूढ़े फुलिन ने भौहें सिकोड़ लीं और उसे डांटा, कमीने। जैक ठीक हो गया, मिस्टर डीन आपको जल्दी से अपने शरीर को आराम देना चाहिए। डूडियन ने ओल्ड फुलिन की ओर देखा, मैं तुम्हें मेरी बांह की टूटी हुई हड्डियों का इलाज करने के लिए सबसे अच्छे डॉक्टर ढूंढने के लिए परेशान करूंगा। बूढ़े फुलिन का चेहरा बदल गया, आपको आराम करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए, मैं उस मामले को सुलझाऊंगा। सैंडर, जो बगल में था, ने अपनी मदद की पेशकश की, आओ मिस्टर डीन। डूडियन ने उसे रोकने के लिए अपना हाथ लहराया और खुद महल में लौट आया। दूसरी मंजिल पर डूडियन के कमरे में आते ही सभी ने ओल्ड फुलिन का स्वागत किया। उसने दूसरों को जाने का आदेश दिया और बिस्तर के पास झुक गया। क्या तुम्हें सचमुच चोट लगी है? डूडियन ने उत्तर दिया, क्या आपको मेरे आहत होने का विचार पसंद नहीं है? बूढ़े फुलिन ने डूडियन को चोट स्वीकार करते हुए देखा। मुझे ये पता था, मुझे यह मार्ग किराए पर नहीं देना चाहिए था। आपकी चोट की खबर अन्य कंसोर्टिया के कानों तक फैल जाएगी। ये हमारे कंसोर्टियम के लिए एक बड़ा झटका होगा। डूडियन ने कहा, ये ठीक है कि उन्हें अभी हमें तिरस्कार की नज़र से देखना चाहिए। मुझे बस इस बात की चिंता है कि भविष्य में आपकी चोटें आपके शिकार को प्रभावित करेंगी। बूढ़े कुलपति ने अपनी राय व्यक्त की। डूडियन ने उससे कहा, तुम्हें इसके बारे में चिंतित नहीं होना चाहिए। भले ही मेरा हाथ बर्बाद हो जाए, इसका मुझ पर कोई असर नहीं होगा। मैं राक्षसों को मारने में सक्षम हो जाऊंगा। बूढ़े फुलिन को उसकी बातें समझ में नहीं आईं, लेकिन उसने उसका खंडन भी नहीं किया। उसने कहा, मुझे सबसे अच्छा डॉक्टर मिल जाएगा, इसलिए अपना दिल और उम्मीद मत खोना। तुम्हें ठीक होना ही होगा, भले ही हमारा सारा पैसा खर्च हो जाए। मैं निराश नहीं हूँ। डूडियन मुस्कुराया, मैं इतनी आसानी से आत्मसमर्पण नहीं करूँगा। बूढ़े फुलिन के दिल को राहत मिली और वह हंसा, मार्ग के बाहर की स्थिति कैसी है? डूडियन ने उनके प्रश्न का उत्तर दिया, इतने वर्षों के बाद मार्ग के बाहर निचले स्तर के राक्षसों की संख्या अधिक नहीं है। केवल क्रूर राक्षस ही बचे हैं। फिर भी उनमें से अधिकांश भोजन के कारण अन्य क्षेत्रों में चले गए हैं। लेकिन मैं गहरे क्षेत्रों में नहीं गया हूं, इसलिए मुझे लगता है कि स्थिति आशावादी नहीं है। शायद मुझे अन्वेषण के लिए गहराई में जाने से पहले एक वरिष्ठ शिकारी बनने के लिए इंतजार करना होगा। उद्धरण चिन्ह। बूढ़ा फुलिन कुछ देर के लिए चुप था क्योंकि वह अपने विचारों पर केंद्रित था। उसने डूडियन की ओर देखा जो बिस्तर पर लेटा हुआ था। तुम मेरे पोते पोतियों से भी छोटे हो। तुम्हारे लिए कंसोर्टियम की समस्याओं को अकेले उठाना कठिन है। हम तुम्हारी मदद के लिए कुछ शिकारियों की भर्ती कर सकते हैं। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हमें सामान्य लोगों की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम असाधारण काम कर रहे हैं। डूडियन मुस्कुराए, कीमिया उत्पादों के बारे में मत भूलिए जिनका उपयोग हम मार्ग के बाहर करते हैं। यदि हम अन्य शिकारियों को भर्ती करते हैं तो वे अनिवार्य रूप से बेनकाब हो जाएंगे। ओल्ड पैट्रियार्क ने आह भरी, अन्य कंसोर्टिया शिकारी टीमों का उपयोग करते हैं और जिम्मेदारियों का स्पष्ट विभाजन होता है। इससे हमें कई चीज़ें छिपाने में मदद मिलेगी। फिलहाल मैं अकेले ही काम करूंगा। बाद में हम विकल्पों के बारे में सोच सकते हैं। डूडियन ने उत्तर दिया। बूढ़े फुलिन ने उसकी ओर देखा, उन 3 छोटे बच्चों के बारे में क्या जिन्हें आप अपने साथ लाए हैं? वे सवाल से बाहर हैं। डूडियन ने उत्तर दिया, उनकी शारीरिक फिटनेस विशाल दीवार के बाहर लड़ने के लिए उपयुक्त नहीं है। हमारे पास सोने के सिक्के जुटाने और कुछ शिकारियों की भर्ती के लिए आपके इंतजार करने का समय नहीं है। लेकिन आपको चिंतित नहीं होना चाहिए क्योंकि मुझे दुष्ट भेड़िए मिलेंगे। बूढ़ा फुलिन चौंका। उन्होंने यह नहीं सोचा था कि डूडियन के पास बहुत अच्छा नेटवर्क था। ऐसा लगता है कि उन्होंने डूडियन की क्षमताओं को फिर से कम करके आंका है। ओल्ड फुलिन ने विषय बदल दिया, हमारे पास लगभग 12,000 सोने के सिक्के हैं। नए कर्गों का उपयोग विभिन्न स्थानों पर किया जाता है, इसलिए हमें जो ऑर्डर मिलते हैं वे अब बहुत कम हैं। अभी हम स्कॉट कंसोर्टियम और आपके शिकार से मासिक लाभांश पर निर्भर हैं। टेम्पल ऑफ एलिमेंट्स ने आपकी शिकार सामग्री की पहचान की है और कुल मूल्य दिया है। वे 328 सोने के सिक्के और 17 चांदी के सिक्के जारी करेंगे। पहले अन्वेषण में ऐसी फसल प्राप्त करना अच्छा है। डूडियन ने पूछा, क्या हमें शिकार से 4 ठंडे क्रिस्टल मिल सकते हैं? बूढ़े फुलिन को थोड़ा आश्चर्य हुआ लेकिन उसने अपना सिर हिलाया, ये बहुत मुश्किल होगा। हालांकि एक ठंडे क्रिस्टल का मूल्य 1 सोने का सिक्का है, लेकिन यह अब पवित्र चच का है। डूडियन ने उसकी बयानबाजी पर ध्यान दिया, तो क्या कोई रास्ता है? बूढ़े फुलिन ने असहायता से उत्तर दिया, जब तक हम पैसे देते हैं ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि हम उन पर अपना हाथ न जमा सकें। यदि आप इस पर जोर देते हैं तो मैं 4 कोल्ड क्रिस्टल प्राप्त कर पाऊंगा। हालांकि कीमत बहुत अच्छी होगी।
आप जो 4 कोल्ड क्रिस्टल लाए हैं उनकी कीमत हमें लगभग 200 सोने के सिक्कों की होगी। डूडियन ने तुरंत कहा, फिर उन्हें पाने में मेरी मदद करें। लेकिन उनसे कहें कि वे मुझे मेरे शिकार से मिले 4 ठंडे क्रिस्टल दें। मुझे उन्हें पहचानना है, इसलिए उनसे कहें कि वे आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश न करें। बूढ़ा फुलिन आश्चर्यचकित था, क्या ये 4 ठंडे क्रिस्टल इतने महत्वपूर्ण हैं? आपको उन्हें अवश्य प्राप्त करना होगा, डूडियन ने कहा। बूढ़े फुलिन ने समझ में सिर हिलाया। ठीक है, मैं उन्हें प्राप्त करने में आपकी मदद करूंगा। धन्यवाद, मुझे आपको धन्यवाद देना है। अल्पविराम अल्पविराम। अगले दिन बूढ़े फुलिन ने एक डॉक्टर को आमंत्रित किया था। डूडियन की स्थिति का निदान करने के लिए वह उसे ऊपर ले आया। डॉक्टर एक अधेड़ उम्र का आदमी था। वहाँ एक खूबसूरत लड़की थी जो उनकी सहायक थी और उनकी दवा का डिब्बा ले जा रही थी। हेलो मिस्टर डीन, एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने कहा और डूडियन की बाँह पर लिपटी जाली की ओर देखा। मुझे तुम्हारी बाँह की स्थिति जांचने के लिए जाली खोलनी होगी। कृपया अपने शरीर को आराम दें। अगर आपको दर्द हो तो मुझे बताएं। डूडियन ने सिर हिलाया और अपना बायां हाथ उठाया। मैं तुम्हें परेशान करूंगा। एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने विनम्रतापूर्वक उसकी ओर देखा। उसने लड़की को दवा के डिब्बे से छोटी कैंची निकालने के लिए इशारा किया। उन्होंने सावधानी से पट्टी को काटा और धुंध को हटा दिया। डूडियन का बायां हाथ उजागर हो गया। 4-5 जगह ऐसी थीं जहां फ्रैक्चर साफ नजर आ रहे थे। सूजन के लक्षण थे। अध्याय 226। न तो बूढ़े फुलिन और न ही मध्यम आयु वर्ग के डॉक्टरों को उम्मीद थी कि डूडियन की चोटें इतनी गंभीर होंगी। ओल्ड फुलिन ने सोचा कि डूडियन के चोट के बारे में पिछले दावे महज एक हल्की फुल्की बात थी। वह इतनी बुरी तरह घायल हो गया था, लेकिन फिर भी वह आसानी से बात कर सकता था और चल फिर सकता था। बच्चे में किस प्रकार की इच्छा शक्ति थी। दवा का डिब्बा पकड़े लड़की स्तब्ध रह गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी उम्र के बराबर के बच्चे को इतनी भयानक चोट लगेगी। जब उसने डूडियन की ओर देखा तो उसकी आंखों में दया थी। डूडियन ने उसकी निगाहों को महसूस किया लेकिन उसकी ओर नहीं देखा। उसने डॉक्टर से कहा, क्या आप इसे ठीक कर सकते हैं? एक अधेड़ उम्र का डॉक्टर सदमे से उबर गया। मुझे फ्रैक्चर के बारे में विवरण जानने के लिए ध्यान से देखना होगा। फिर उसने धीरे से डूडियन की बाँह को छुआ। उसे मांस के नीचे टूटी हड्डियां महसूस हुईं। यह उसकी बाँह के अंदर पत्थरों के अनगिनत ढेर जैसा था। जब उसने डूडियन की शांत आंखों को देखा तो वह चौंक गया। वह अपनी भावनाओं को कैसे रोक सकता था। उन्होंने डूडियन से कहा, यह बहुत गंभीर है। हमारे घावों का इलाज करना बहुत मुश्किल होगा। यह कोई समस्या नहीं है जितनी कि ठीक होने की उम्मीद है। डूडियन ने अधेड़ उम्र के डॉक्टर की ओर देखा। सर्जरी के बारे में क्या? मध्यम आयु वर्ग के डॉक्टर ने सिर हिलाया। हाँ, हमें सर्जरी करनी होगी। हमें त्वचा को छीलना होगा और फ्रैक्चर की डिग्री को देखना होगा। यदि कोई दोष नहीं है तो हम उन्हें ठीक कर देंगे। उम्मीद है कि यह कुछ वर्षों में सामान्य हो जाएगा। डूडियन ने समझ में सिर हिलाया। इस युग में इस प्रकार का वादा पहले से ही काफ़ी अच्छा परिणाम था। चूंकि चिकित्सा का स्तर पुराने ज़माने के बराबर नहीं था, इसलिए उन्हें उनसे ज़्यादा उम्मीद नहीं थी। तब मैं तुम पर भरोसा करूंगा, डूडियन ने कहा। मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। अधेड़ उम्र का डॉक्टर लड़की के पास पहुंचा। पट्टी। लड़की ने नई जाली लगाई और डॉक्टर ने डूडियन की बाँह पर फिर से पट्टी बांध दी। हमारे पास आवश्यक उपकरण नहीं हैं। मैं कल वापस आऊँगा। ठीक है, डूडियन ने सिर हिलाया। अधेड़ उम्र के डॉक्टर ने झुककर सलाम किया। घर का नौकर उनके साथ बाहर गया। आपकी चोट बहुत भारी थी। वृद्ध फुलिन का चेहरा पीला पड़ गया था, जैसा कि उन्होंने अधेड़ उम्र के डॉक्टर के जाने के बाद कहा था। मेरे कमरे में कुछ दर्द निवारक दवाएं हैं। मैं नौकरानी को उन्हें लाने के लिए कहूँगा। कोई ज़रूरत नहीं है, डूडियन ने सिर हिलाया। दर्द मुझे मजबूत बना देगा। वह ओल्ड फुलिन को यह नहीं बताना चाहता था कि उसका बायां हाथ सुन्न हो गया है। दरअसल वह अपनी शारीरिक स्थिति के बारे में जानकारी को बहुत महत्व देते थे। वह इसके बारे में बहुत गोपनीय था और जब तक उसे मजबूर नहीं किया जाता तब तक वह इसका खुलासा नहीं करता था। बूढ़े फुलिन ने गहरी आह भरी। मैं बटलर से कहूँगा कि तुम्हारे भोजन की गुणवत्ता सुधारें। आप अच्छा आराम करें। बाद में वह कमरे से बाहर चला गया। अल्पविराम अल्पविराम। अगले दिन एक अधेड़ उम्र का डॉक्टर सर्जरी करने के लिए एक बड़ा दवा का डिब्बा लेकर आया। ये सर्वोत्तम संवेदनाहारी है। इसका असर लंबे समय तक रहता है। आपको नींद आएगी और दर्द भी महसूस नहीं होगा। मध्यम आयु वर्ग के डॉक्टर ने पट्टी काटते हुए डूडियन से कहा। हालांकि ये दूसरी बार था कि वह डूडियन से मिले, लेकिन कल के प्रदर्शन ने उन्हें डूडियन की प्रशंसा करने पर मजबूर कर दिया। डूडियन ने कहा, चिंता मत करो, मैं आपकी सर्जरी में हस्तक्षेप नहीं करूंगा। वे अब सलाह के साथ नहीं गए बल्कि सर्जरी शुरू कर दी। जैसे ही उन्होंने उसके मांस के कुछ हिस्से काटे तो उन्होंने देखा कि न केवल हड्डियां टूटी हुई थीं बल्कि रक्तशिराएं भी फटी हुई थीं। इसके कारण रक्त प्रवाह ठीक से काम नहीं कर पाया, जिसके परिणामस्वरूप नेक्रोसिस हो गया। अधेड़ उम्र के डॉक्टर को पसीना आ रहा था क्योंकि वह बहुत घबराया हुआ था।
वे हड्डियों, शिरोबिंदुओं और रक्त शिराओं को घर कर रहे थे। सर्जरी 5 घंटे तक चली। उन्होंने 4 बार एनेस्थेटिक का उपयोग किया और प्रत्येक लगभग 1 घंटे तक प्रभावी रहा। दोपहर तक सर्जरी पूरी तरह खत्म हो गई। डूडियन का बायां हाथ एक साथ सिल दिया गया था। उन्होंने ये सुनिश्चित करने के लिए प्लाईवुड का उपयोग किया था कि उसकी हड्डियां सही दिशा में एक साथ फिट होंगी। सर्जरी के बाद अधेड़ उम्र का डॉक्टर लगभग बेहोश हो गया। उन्होंने डूडियन को चेतावनी दी, आप अपने बाएं हाथ से पानी को नहीं छू सकते। यदि कोई असुविधाजनक प्रतिक्रिया हो तो तुरंत मुझे सूचित करें। मैं हर हफ्ते एक बार जांच करने आऊँगा। धन्यवाद। डॉक्टर और उसके सहायक के चले जाने के बाद बूढ़ा फुलिन कमरे में आया। क्या आप सहज महसूस करते हैं? डूडियन मुस्कुराए, अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। क्या आज के अखबार में हमारे बारे में कोई खबर है? अपने आप को देखो, तुम्हें अब भी इसकी परवाह है। बूढ़े फुलिन ने उसे बुजुर्ग तरीके से डांटने में संकोच नहीं किया, लेकिन फिर भी जारी रखा, जैसा कि हमें उम्मीद थी कि अन्य संघ को आपकी चोट के बारे में सूचित कर दिया गया है। शिकारियों के बारे में एक विशेष समाचार पत्र में यह मामला प्रमुखता से उठाया गया था। दरअसल इन दिनों आप शिकारी मंडली में एक मशहूर हस्ती तो माने जा सकते हैं, लेकिन अच्छे तरीके से नहीं। डूडियन ने कहा, मुझे देखने दो। बूढ़े फुलिन ने बटलर से अखबार लाने को कहा। उसने उन्हें डूडियन को सौंप दिया। ग्रीन कंसोर्टियम ने एक अज्ञात राक्षस का शिकार किया है। टेम्पल ऑफ एलिमेंट्स के अनुसार राक्षस की अस्थि मज्जा में उच्च वसा होती है। इसे अन्वेषण के लिए पोर्टेबल टॉर्च में बनाया जा सकता है। मेलॉन कंसोर्टियम ने अपने आदेश के तहत क्षेत्र संख्या 6 को पूरी तरह से साफ कर दिया है। अल्पावधि में बहुत सारा पैसा कमाने की संभावना है। स्कॉट कंसोर्टियम ने क्षेत्र संख्या 7 की सफाई करते समय 3 प्राथमिक शिकारियों को खो दिया। उन्होंने एक दुर्लभ भ्रष्टाचारी का शिकार किया है। स्कॉट कंसोर्टियम ने जादू के निशान बेचने या स्वयं इसका उपयोग करने का निर्णय नहीं लिया है। डूडियन ने लेख को अंत तक पढ़ा। एटलस के अनुसार भ्रष्टाचारी को शीर्ष 3 में स्थान दिया गया। आकलन के अनुसार राक्षसों को साधारण, दुर्लभ और पौराणिक में विभाजित किया गया है। पौराणिक श्रेणी में 8 ज्ञात राक्षस थे। पिछले 200 वर्षों के इतिहास में केवल कुछ मुट्ठी भर लोग ही महान राक्षसों के जादुई निशानों का उपभोग करने में सक्षम हुए हैं। सबसे हालिया शिकारी जिसने 30 साल पहले दिखाई दिया वैसा ही जादुई निशान हासिल किया। शिकारी नोएल कंसोर्टियम का था। अकेले दम पर उन्होंने नोएल कंसोर्टियम को सूची के शीर्ष पर पहुंचा दिया था। हालांकि बाद में महान शिकारी की विशाल दीवार के बाहर मृत्यु हो गई और उसका शव नहीं मिला। चूंकि नोएल कंसोर्टियम आर्थिक मंदी से गुजरा था और अब तीसरे कंसोर्टियम के रूप में स्थान पर है। युवा भ्रष्टाचारियों को पिशाच के समान स्तर पर होना चाहिए। डूडियन का मुंह सिकुड़ गया। वह भाग्यशाली था कि वह एक दुर्लभ जानवर के जादुई निशानों का उपभोग करने में सक्षम था। न्यू वर्ल्ड कंसोर्टियम ने एक मध्यवर्ती स्तर के शिकारी को डेथ पैसेज पर भेजा है जिसे उन्होंने किराए पर लिया है। शिकारी वापस आ गया है और उसका हाथ गंभीर रूप से घायल हो गया है। फसल कम है। डूडियन ने देखा कि उन्हें अखबार में हाईलाइट किया गया था। कॉलम का लेआउट अपेक्षाकृत बड़ा था। वह जानता था कि वे न्यू वर्ल्ड कंसोर्टियम के बारे में चिंतित नहीं थे, लेकिन डेथ पैसेज के कारण उनके बारे में रिपोर्ट करने के लिए अधिक इच्छुक थे। अध्याय 227। बटलर ने धीरे से दरवाज़ा खटखटाया। अंदर आएं, बूढ़े फुलिन ने बैसाखी से जोर लगाते हुए कहा। वह दरवाजे की ओर मुड़ा और बटलर की ओर देखा। क्या हुआ? मास्टर, मिस्टर जॉन आए हैं और हॉल में आपका इंतजार कर रहे हैं। अधेड़ उम्र के बटलर ने कहा और सम्मान में झुक गया। बूढ़े फुलिन ने सिर हिलाया। मैं जाऊंगा और उससे मिलूंगा। उसने डूडियन को अपने शरीर का ख्याल रखने के लिए कहा, जबकि वह कमरे से बाहर निकलने में मदद करने के लिए बटलर के पास पहुंचा। डूडियन ने अन्य समाचार पत्र पढ़ना जारी रखा। ऐसा लगता है कि स्कॉट कंसोर्टियम और मेलॉन कंसोर्टियम नई कपड़ा मशीनों के कारण विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। सीमित आपूर्ति के कारण बाजार में कड़ी प्रतिस्पर्धा हो गई और उनके रिश्ते और अधिक मैत्रीपूर्ण हो गए। नई कपड़ा मशीन के आविष्कारक श्री डीन ने व्यक्तिगत रूप से हमें करघे का उत्पादन करने के लिए चित्र दिए हैं। हम आविष्कारक के मूल विवरण के अनुसार मशीनों का उत्पादन कर रहे हैं और कोई दोषपूर्ण भाग, क्षति या अन्य समस्याएं नहीं हैं। उद्धरण चिन्ह। स्कॉट कंसोर्टियम अपने समाचार पत्र में उनके साथ अपने सहयोग की पुष्टि कर रहा था। हालांकि कॉपीराइट एक ऐसी चीज थी जिसे केवल डाक चर्च द्वारा ही सही माना गया था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि लोग मूल के बजाय नकली को प्राथमिकता देते थे। यहां तक कि सामान्य नागरिक भी मूल खरीदने की पूरी कोशिश करेंगे क्योंकि वे सबसे परिष्कृत उत्पाद होंगे। वे नकल खरीदने से बचेंगे। स्कॉट कंसोर्टियम द्वारा उनसे संबद्ध समाचार पत्रों में दिया गया ये बयान निस्संदेह मेलन कंसोर्टियम के लिए एक अत्यंत गंभीर और घातक आघात था। ऐसा लगता है कि मेलॉन कंसोर्टियम इस लड़ाई में स्कॉट कंसोर्टियम के खिलाफ हारने जा रहा है। विफलता समय की बात है। भले ही अन्य कंसोर्टिया ने छाया से मेलॉन का समर्थन करने की कोशिश की हो, लेकिन वे थोड़ी मात्रा में बाजार हिस्सेदारी और मुनाफे के लिए प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम होंगे। उद्धरण चिन्ह। डूडियन वर्तमान प्रवृत्ति को देख सकते हैं।
स्कॉट कंसोर्टियम बैचों में कपड़ा मशीनों का उत्पादन करने वाला पहला था क्योंकि उन्हें चित्र उनसे मिले थे। वे बाजार का एक बड़ा हिस्सा हथियाने में सफल रहे। इस वर्तमान कथन के कारण जब तक उन्हें व्यवसाय प्रक्रिया के दौरान कोई समस्या नहीं होगी तब तक वे कपड़ा व्यवसाय में सबसे बड़ा हिस्सा काटने वाले होंगे। इस बाजार हिस्सेदारी में भविष्य में स्कॉट कंसोर्टियम के तहत प्रमुख उद्योगों में से एक बनने की क्षमता थी। इसी समय बूढ़ा फुलिन दरवाज़ा धक्का देकर कमरे में आया। डूडियन को हॉल में मौजूद दूसरे पक्ष की गंध महसूस हुई। वह महल से बाहर चला गया था और जाने के लिए घोड़े का इस्तेमाल किया था। क्या आपको कोई कठिनाई है? डूडियन ने बूढ़े पितृसत्ता के चेहरे के भाव को देखते हुए पूछा। ओल्ड फुलिन ने आह भरते हुए कहा, मिस्टर जॉन नवस्थापित धनी व्यापारियों में से एक हैं। उन्होंने खनन से शुरुआत की थी। वह हमारे कंसोर्टियम को उपकरण उत्पादन लागत के लिए 10,000 सोने के सिक्के प्रदान करना चाहते थे, जबकि हमने शिकारी प्रदान किए। सामग्री वापस लाने के बाद उन्हें 20% मिलेगा और बाकी हमारा होगा। डूडियन ने तुरंत स्थिति को समझ लिया। वह सहयोग अनुरोध वापस लेने आया था, है ना? ओल्ड फुलिन ने सिर हिलाया। मुझे चिंता है कि आपकी चोट की खबर व्यापक रूप से फैल जाएगी। यदि वह एकमात्र व्यक्ति होता तो मैं इस विचार को खारिज कर देता, लेकिन अन्य लोग जो हमारे साथ सहयोग करने के बारे में सोच रहे थे वे भी सामने नहीं आएंगे। अकेले रयान परिवार के उद्योग निधि और आपके शिकार राजस्व के साथ इसे विकसित करना और सुधार करना बहुत कठिन होगा। डूडियन ने ओल्ड फुलिन के चेहरे पर निराशा देखी और उसे सांत्वना देने के लिए कहा, हमें उसके जैसे छोटे लोगों पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए और उन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि उनके सहयोग से भी पैसा बनाने की दक्षता बहुत धीमी होगी। इसके अलावा अगर वह केवल उपकरण प्रदान करके 20% प्राप्त करना चाहता है, ये बकवास है। वह विशाल दीवार से बाहर नहीं निकला है और खतरे को नहीं जानता है। उसके लिए ये सिर्फ एक निवेश उद्यम है। बूढ़ा फुलिन मुस्कुराया। रेत छोटी है, लेकिन अगर आपके पास पर्याप्त रेत है तो आप एक टावर बना सकते हैं। डूडियन ने थोड़ा सा अपना सिर हिलाया। रेत टावर तूफान का सामना नहीं कर सकता। यहाँ तक कि एक छोटा सा तूफान भी बहुत सारी रेत बिखेर देगा। जब मेरा बायां हाथ ठीक हो जाएगा तो मैं शिकार के माध्यम से बहुत सारा पैसा कमाऊंगा। वह अपनी बाईं भुजा को देखने के अलावा कुछ नहीं कर सका। उन्हें चिंता थी कि इसे ठीक नहीं किया जाएगा और उनकी भविष्य की युद्ध प्रभावशीलता बहुत कम हो जाएगी। तीरंदाजी में महारत हासिल करने के लिए उन्होंने कई साल कड़ी ट्रेनिंग ली थी। यदि वह एक हाथ से लड़ने का कौशल दोबारा सीखना चाहे तो उसे 2 या 3 साल और लगेंगे। बूढ़े फुलिन ने डूडियन की क्षतिग्रस्त बांह को देखा। उसका चेहरा कड़वा हो गया था, लेकिन उसने अब कुछ नहीं कहा। आप अभी अपना ख्याल रखें। अगले दिन डूडियन फिर भी रयान महल में रुका, लेकिन उसने बटलर से उसके लिए कलम और कागज लाने को कहा। उन्होंने चित्र बनाना और चित्रकारी करना शुरू किया। चित्र जमीन पर बिखरे हुए थे। कभी कभी जब बूढ़ा फुलिन डूडियन से मिलने आता था तो वह चित्र देखता था। एक बार उन्होंने पूछा, यह क्या है? एक राइफल। डूडियन ने संक्षिप्त उत्तर दिया। बूढ़े फुलिन को स्वाभाविक रूप से इस शब्द का अर्थ समझ में नहीं आया, लेकिन वह जानता था कि यह कुछ अजीब था। उन्होंने डूडियन के चेहरे के भाव को देखा और इससे अधिक कुछ नहीं पूछा। ये कुछ गहरा था जिसके बारे में उसे पता नहीं था। लिखने और चित्र बनाने के अलावा डूडियन बाहर जाते थे और घूमते थे। वह कभी कभार प्रशिक्षण क्षेत्र का दौरा करता था और खंजर, तलवार, चाकू और अन्य हथियारों का इस्तेमाल करता था। इस प्रकार का ठंडा हथियार स्तरीय नहीं है। डूडियन ने भाले के साथ खेला। शूरवीरों के कारण भाला एक पवित्र प्रतीक बन गया था, इसलिए किसी ने भी भाले की संरचना को बदलने या सुधारने का प्रयास नहीं किया। हालांकि निदान के नतीजे अभी तक सामने नहीं आए थे और इसका कोई निश्चित उत्तर नहीं था कि उनका बायां हाथ ठीक हो जाएगा या नहीं। लेकिन डूडियन ने सबसे खराब योजना बनाई। वह भविष्य के लिए वैकल्पिक मार्गों के बारे में सोच रहे थे। पलक झपकते ही 1 महीना बीत गया। डॉक्टर 4 बार आ चुके थे। हर बार उसने गहरी आह भरी और चला गया। डॉक्टर के मुताबिक डूडियन का बायां हाथ नेक्रोसिस से गुजर चुका है। रक्त बांह के हर हिस्से तक नहीं पहुंच सका, इसलिए उपचार प्रक्रिया बहुत कमजोर थी। दीर्घावधि में ऐसी हड्डियां होंगी जो सड़ जाएंगी और अंततः ठीक नहीं हो पाएंगी। डूडियन को ऐसे नतीजे की उम्मीद थी और वह इसके लिए तैयार था, हालांकि उसका दिल नुकसान और दर्द से भरा था। आज वह गाड़ी में बैठा और रेयान महल से निकल गया। उन्होंने रेयान परिवार को बताया था कि वह आराम करने के लिए बाहर जा रहे हैं। बूढ़े फुलिन ने ज्यादा नहीं सोचा और उससे अपने बाएं हाथ की रक्षा करने और उसे चोट न पहुंचाने के लिए कहा। डूडियन यार्ड शहर छोड़ने के बाद वाणिज्यिक जिले में आए। उसने एक और गाड़ी किराए पर ली और उस शहर में गया जहां डाकचच का डिवीजन स्थित था। चूंकि सामान्य डॉक्टरों के पास उसे ठीक करने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वह देखना चाहता था कि क्या जीवन गुड से कोई कीमियागर है जो इस काम के लिए उपयुक्त होगा। यहाँ तक कि अगर वे उसके बाएं हाथ को ठीक नहीं कर सके तो वह इसे कृत्रिम हाथ या रोसियॉट स्टाइल एक्सटेंशन से बदलने की योजना बना रहा था। अध्याय 228। शहर में आने के बाद डूडियन ने काला लबादा और मुखौटा पहना।
एक बार फिर वह उस डिवीजन के प्रवेश द्वार पर गया जो एक कुलीन जागीर के रूप में छिपा हुआ था। डूडियन ने अपना अस्थायी पहचान प्रमाण पत्र निकाला और दरवाजे पर मौजूद गार्ड को सौंप दिया। डूडियन को जाने देने से पहले कई गार्डों ने उससे पूछताछ की। डूडियन ने जागीर के हॉल में विशाल तेल चित्रकला के नीचे 4 परिचारकों को देखा। अस्थायी पहचान प्रमाण पत्र दिखाने के बाद उन्होंने उसे गुप्त दरवाजे से जाने दिया। मुझे नहीं पता कि मेरा अंतिम सबमिशन बीत चुका है या नहीं। मैं कंसोर्टियम के व्यवसाय में व्यस्त था, इसलिए परिणाम प्राप्त करने के लिए आने के लिए पर्याप्त समय नहीं था। डूडियन ने अंधेरे रास्ते से गुजरते हुए अपने आवेदन के बारे में सोचा। वह भूमिगत चौराहे पर आया। पिछली यात्रा की तुलना में इस बार काफ़ी रौनक रही। चौक पर कई लोग कपड़े और मुखौटे पहने हुए घूम रहे थे। डूडियन ने चौक के किनारे सेवाएं और उत्पाद बेचने वाली दुकानों की जांच करना शुरू किया। उसे लाइफ गुड के एक कीमियागर की दुकान ढूंढने में देर नहीं लगी। वहां बर्तन और कांच की बाल्टियां थीं जिनमें विभिन्न प्रकार के जैविक अंग रखे हुए थे। एक का हाथ महिला का था जबकि दूसरे का सिर बच्चे का था। वहां जिगर, हृदय और अन्य आंतरिक अंग थे जिन्हें ताज़ा रखने के लिए किसी प्रकार के सिरप में भिगोया गया था। कीमिया सामग्री की बिक्री के अलावा स्टोर कुछ निम्न स्तरीय कीमिया सूत्र भी बेच रहा था। जैविक आंखों का प्रतिस्थापन, किसी और की आंखों को लगाना और उसे ठीक से काम करना। डूडियन ने कीमियागर द्वारा लिखा गया विवरण देखा। वह इस बात से आश्चर्यचकित था कि ये कीमियागर इस स्तर की सरल तकनीक के साथ ऐसा परिवर्तन करने में कैसे सक्षम थे। पुराने युग में भी प्रौद्योगिकी के इस क्षेत्र पर सही पकड़ थी। हृदय या सिर बदलना पहले से ही सीमा थी। डूडियन ने चारों ओर देखा लेकिन हाथ बदलने के बारे में कुछ भी नहीं देखा। उसने दुकान के मालिक की ओर देखा और पूछा, क्या पैर की टूटी हुई हड्डियों का इलाज करने का कोई तरीका है? दुकान की मालकिन भूरे बालों वाली एक दुबली पतली महिला थी। उसने अपनी मूल आवाज़ को दबा दिया और धीमी आवाज़ में बोली, इलाज बहुत मुश्किल है। हमारे पास आपकी मदद करने का कोई तरीका नहीं है, लेकिन हम इसे एक नई जान से बदलने में आपकी मदद कर सकते हैं। हम गारंटी देते हैं कि कोई दुष्प्रभाव नहीं होगा। इसके अलावा हम शिकारियों से उच्च स्तर की जांघें प्राप्त कर सकते हैं और यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि इसका उपयोग करना बहुत आसान होगा और आप इसे महसूस करेंगे जैसे कि यह आपका अपना पैर था। क्या आप कोशिश करना चाहते हैं? डूडियन चौंका। आपको हंटर की जांघ कैसे मिलेगी? ये हमारी दुकान का रहस्य है, इसलिए कृपया मुझे गोपनीयता के लिए क्षमा करें। दुकान मालिक ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया। डूडियन ने एक पल के लिए सोचा, क्या आप कोई ऐसी जगह जानते हैं जहां मुझे पूरा इलाज मिल सके? दुकान के मालिक ने देखा कि डूडियन को खरीदारी में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए उसका स्वर बदल गया, मुझे नहीं पता। आपको जीवन गुट के कीमियागरों से पूछना चाहिए, सुराग मिल जाएंगे। डूडियन ने भौहें सिकोड़कर सिर हिलाया, धन्यवाद, कोई ज़रूरत नहीं है। डूडियन घूमा और अन्य स्थानों की तलाश में दुकान से बाहर चला गया। जीवन गुट कीमियागरों के अलावा उन्होंने पोशन मास्टर्स के बारे में भी सोचा। हालांकि वे मुख्य रूप से जहर के उत्पादन में शामिल थे, लेकिन आखिरकार वे औषधीय पहलुओं के भी संपर्क में थे, तो उनके पास भी कोई रास्ता हो सकता है। डूडियन ने एक आवाज़ सुनी जो उसे बुला रही थी, हाउंड। अरे नहीं, शैतान। डूडियन ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे उल्लू का मुखौटा पहने एक सुंदर आकृति दिखाई दी। हालांकि मुखौटा पिछली बार की तुलना में अलग रंग का था, लेकिन उसके शरीर की गंध से उसे पता चल गया कि यह वही है। बुलबुल। हाँ, नाइटिंगेल ने देखा कि डूडियन ने उसे अपना उपनाम दिया था, इसलिए उसे पता चल गया कि यह डूडियन है। इतने दिन हो गए, आप पदक लेने के लिए 3 दिन बाद क्यों नहीं आए? डूडियन ने खांसते हुए कहा, मुझे व्यवसाय के कारण देरी हो गई। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ नहीं आया हूँ? बेशक मुझे पता है, मैं हर दिन आता हूँ। बुलबुल फुसफुसाए। डूडियन मुस्कुराया, आप कड़ी मेहनत कर रहे हैं। नहीं, बुलबुल ने उसकी ओर देखा। क्या आप आज देवताओं के काल की वस्तु के दर्शन करने आए थे? डूडियन स्तब्ध रह गया। देवता? उसकी प्रतिक्रिया देखकर कोकिला ने बात करना जारी रखा, ऐसा लगता है कि आप वास्तव में नहीं जानते हैं। आओ, मैं तुम्हें दिखाने ले चलता हूँ, तुम चौंक जाओगे। वह अंधेरे हॉल के सामने की ओर चल दी। डूडियन उत्सुक था जब वह उसके पीछे चल रहा था। हॉल में प्रवेश करते ही डूडियन ने विशाल पिंजरे के सामने 10 अंधेरे शूरवीरों को देखा। स्टील के स्तंभ अत्यंत मजबूत थे। सलाखें एक वयस्क की बांह जितनी मोटी थीं। जैसे ही उसने पिंजरे के अंदर वस्तु देखी तो उसकी आंखें सिकुड़ गईं। पहले तो उसका हृदय स्तब्ध हुआ, परंतु बाद में हर्ष से भर गया। ठीक है, ये वस्तु है। नाइटिंगेल ने उसे पिंजरे के सामने खींच लिया। इसे जांचें, सभी हिस्से धातु से बने हैं। ऐसा लगता है कि इसे बनाने के लिए बहुत ही दुर्लभ यौगिक मिश्र धातुओं का उपयोग किया गया था। ये बस एक उत्कृष्ट कृति है। यदि आप इसकी तुलना इस वस्तु से करते हैं तो मेरी मिश्र धातु कीमिया उल्लेख करने लायक नहीं है। डूडियन उसकी बात नहीं सुन रहा था क्योंकि उसकी नज़र इस परिचित वस्तु पर केंद्रित थी। ये जमे हुए भंडार ही थे जिसने उन्हें 300 वर्षों तक जीवित रहने में मदद की।
डूडियन के दिल की धड़कन तेज हो गई और उसका खून खौल उठा। वह बाहर निकलना चाहता था और जमे हुए भंडारण कैप्सूल की शेष ऊर्जा का उपयोग सुपरचिप से ज्ञान सीखने के लिए करना चाहता था। नाइटिंगेल ने देखा कि डूडियन ने उसे कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन वह स्तब्ध होकर उस वस्तु को देख रहा था। वह काफी संतुष्ट थी। क्या ये बहुत चौंकाने वाला नहीं है? डूडियन ने ठीक होकर सिर हिलाया। बस इस वक्र को देखो। मैंने कभी किसी बड़ी धातु की वस्तु को इस तरह के मॉडल में आकार देते हुए नहीं देखा है। ये कल्पना करना बहुत कठिन है कि इसे कैसे परिष्कृत किया गया था। इसके अलावा ये 300 से अधिक वर्षों से क्षय नहीं हुआ है। बहुत अद्भुत, कोकिला ने कहा और वह अपनी भावनाओं को व्यक्त करना बंद नहीं कर सकी। यहाँ चीज़ें कैसी दिखाई दीं? डूडियन ने पूछा। नाइटिंगेल ने उत्तर दिया, ऐसा कहा जाता है कि इसे प्रदर्शनी के लिए यहाँ ले जाया गया था। क्या आप बीच में खाली जगह देखते हैं? अटकलों के अनुसार यह चीज़ खाली है। हालांकि कोई भी इसे खोलने का सही तरीका नहीं ढूंढ सकता जब तक कि वे इसे बलपूर्वक नष्ट न कर दें। डार्क चर्च एक समाधान खोजने के लिए विचार मंथन कर रहा है, इसलिए वे ये देखने के लिए इसका प्रदर्शन कर रहे हैं कि क्या कोई है जो इसे खोलने का सही तरीका जानता है। वहाँ देखो, जो कोई भी इसे खोलने में सक्षम है उसके लिए इनाम है। डूडियन ने बुलेटिन बोर्ड की ओर देखा जिस ओर नाइटिंगेल इशारा कर रही थी। सबसे ऊपर वाले कॉलम में इनाम की सूचना थी। जो कोई भी देवताओं की वस्तु को खोल सकता है उसे 100,000 कीमिया अंक का इनाम दिया जाएगा। अध्याय 229। 100,000 कीमिया अंक। डूडियन आश्चर्यचकित था। जहां तक वह जानता था कि एक स्टार कीमियागर बनने के लिए उसे 100 अंक जमा करने होंगे। 2 सितारों के लिए 1000 अंक आवश्यक थे और 3 सितारा कीमियागर बनने के लिए 10,000 अंक आवश्यक थे। 100,000 कीमिया अंक एक बार में 4 सितारा कीमियागर बनने के बराबर थे। आमतौर पर एक कीमियागर इस उपलब्धि को पाने के लिए दशकों या उससे भी अधिक समय तक शोध में डूबा रहता है। अब जब तक कोई व्यक्ति वस्तु को खोलने में सक्षम है तब तक वे इतने कीमिया अंक प्राप्त करने में सक्षम होंगे। कोकिला ने आह भरते हुए कहा, अगर मैं देवताओं के युग से कुछ ज्ञान सीखूं तो मैं ये जान पाऊंगी कि इस वस्तु को कैसे खोला जाए। डूडियन का मुंह घूम गया क्योंकि वह जानता था कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितना ज्ञान सीखा है, इससे कुछ भी नहीं बदलेगा। इस जमे हुए भंडारण कैप्सूल को अनलॉक करने के लिए उसकी उंगलियों के निशान और आंखों के सत्यापन की आवश्यकता थी। उसके अलावा कोई भी उस वस्तु को अनलॉक नहीं कर पाएगा जब तक कि वे इसे हिंसक तरीके से नष्ट न कर दें। क्या ये हमेशा के लिए यहीं रहेगा? डूडियन ने पूछा। नाइटिंगेल ने अपना सिर हिलाया। मैंने सुना है कि कुछ समय बाद इसे अंधेरे चर्च की दूसरी शाखा में ले जाया जाएगा। इसलिए जब तक ये प्रदर्शित हो तब तक देखें और जितना हो सके निरीक्षण करें। शायद आपको किसी तरह की प्रेरणा मिलेगी। मैंने किसी से सुना है कि देवताओं ने वायु प्रवाह के रहस्य का पता लगा लिया है। मुझे आशा है कि हम इसके पीछे के रहस्य का पता लगा सकते हैं। डूडियन व्यंग्यपूर्वक मुस्कुराया। वह जानते थे कि आज की तकनीक और मानसिकता के साथ वे जमे हुए भंडारण कैप्सूल के पीछे की अवधारणाओं को कभी नहीं समझ पाएंगे। हालांकि जब उसने 1,00,000 कीमिया अंकों के इनाम के बारे में सोचा तो उसका दिल द्रवित हो गया। रोसियॉर्ड के कीमिया नोट्स में लिखा था कि एक कीमियागर को अधिक सितारे मिलने के बाद उसे डार्क नाइट्स जुटाने का अधिकार मिल जाएगा। एक 3 सितारा कीमियागर के रूप में रोसियॉर्ड को अपनी सुरक्षा के लिए अंधेरे चर्च से अंधेरे शूरवीरों को जुटाने और उनके स्थान पर लड़ने का अधिकार था। शारीरिक शक्ति की तुलना में इन अंधेरे शूरवीरों में से सबसे कम की तुलना एक प्राथमिक शिकारी से की जा सकती थी। अंधेरे शूरवीरों का एक दस्ता प्रकाश के शूरवीरों के समूह से लड़ने और उनका सामना करने के लिए पर्याप्त था। हालांकि अंधेरे शूरवीरों की एक टीम को संगठित करने में सक्षम होने के लिए कीमियागर को 5 सितारा स्तर तक पहुंचना पड़ा। डार्क नाइट पाने में सक्षम होने के अलावा कीमियागर को बहुत अधिक मासिक वेतन मिलेगा। लेकिन कीमियागर के लिए सबसे अच्छा लाभ अंधेरे चर्च के खुफिया नेटवर्क से जानकारी प्राप्त करने की क्षमता थी। डार्क चर्च का खुफिया नेटवर्क बहुत बड़ा था और पवित्र चर्च की तुलना में अधिक क्षेत्र ये सिर्फ भौतिक नहीं को कवर करता था। ये गहन, विस्तृत और विभिन्न क्षेत्रों में व्याप्त था। जब तक आप उचित कीमत बता सकेंगे तब तक कोई भी जानकारी आपके हाथ में होगी। यहाँ तक कि कुछ सैन्य रहस्य भी अपवाद नहीं थे। मैंने लगभग 4 साल पहले जमे हुए भंडारण को आखिरी बार देखा था, इसलिए ये लंबे समय तक अंधेरे चर्च के हाथों में पड़ना चाहिए। वे अपने आप से इतने लंबे समय तक पासवर्ड नहीं तोड़ सकते थे। अगर मैंने जमे हुए भंडारण को खोला तो मैं कई पक्षों से अवांछित ध्यान आकर्षित करूंगा। शायद इससे अंतहीन संदेह और पूछताछ होगी। इतनी लंबी अवधि में उन्होंने सभी संभावित समाधानों की कोशिश की होगी। भले ही मैंने उन्हें बताया था कि यह एक संयोग था। स्पष्टीकरण उद्धरण चिन्ह। जैसे ही उसके दिल में हलचल शांत हुई, डूडियन की आंखें चमक उठीं। इनाम छुपे हुए शाप बार की तरह था। चारा बहुत आकर्षक था और अगर उसे काटने का लालच होता तो वह पकड़ा जाता। उसने बुलबुल की ओर देखा और कहा, चलो कहीं और चलते हैं। नाइटिंगेल ने देखा कि डूडियन ने रुचि खो दी है और वह यहाँ रहना नहीं चाहता है, इसलिए उसने उससे रुकने का आग्रह नहीं किया।
उसने इसे कई बार देखा था, इसलिए उसे ज़्यादा आपत्ति नहीं हुई। मैं आपका पदक लेने के लिए आपके साथ चलूंगी। डूडियन ने सिर हिलाया। वे दोनों हॉल से पहले एक काउंटर पर आए। डूडियन ने अपना अस्थायी पहचान प्रमाण पत्र सौंपा। मैं अपना पदक लेने आया हूँ। काउंटर के पीछे एक बूढ़ा आदमी था जिस पर पंजीकरण की जिम्मेदारी थी। उन्होंने मास्क नहीं पहना था। बूढ़े व्यक्ति ने डूडियन की ओर देखा और आलस्य से जम्हाई ली। ऐसा लग रहा था जैसे डूडियन ने उसकी शांतिपूर्ण नींद में खलल डाल दिया हो। उन्होंने अस्थायी पहचान प्रमाण पत्र की जांच की और डूडियन की ओर देखा। लड़के, तुम बहादुर हो, लेकिन नीचा दिखाना मत भूलना। ऐसा कोड नाम, पवित्र चर्च से सावधान रहो। डूडियन ने उसे घूर कर देखा लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। बूढ़े व्यक्ति ने देखा कि डूडियन उसकी बयानबाजी का जवाब देने से बचते रहे। उसे लगा कि वह असभ्य है। उसने पीछे दीवार की ओर देखा और एक दराज खोली। उसने एक क्षण खोजा और एक बक्सा पाया। उसने अपनी कमर से चाबियों की एक डोरी खींची और बक्सा खोला। बाद में उसने बक्से से कुछ चीजें निकालीं। यह आपका पदक है। यह आपका प्रवेश शुल्क है। ये डार्क चर्च से कीमिया कॉलेज के लिए सिफारिश पत्र है। मुझे आशा है कि आप डार्क साइड में रहने में सक्षम होंगे। स्वागत है। बूढ़े व्यक्ति ने एक पदक, सोने के सिक्कों का एक थैला और एक पत्र दिया। उसका पिछला धुंधला रूप गायब हो गया। डूडियन को घूरते हुए उसका चेहरा गंभीर और पवित्र हो गया। उसने अपना हाथ अपनी छाती तक उठाया और गंभीर स्वर में प्रार्थना करना शुरू कर दिया। अंधेरे ऊर्ध्वपातन से गुजरने के बाद भी अगर आप वापस लौटेंगे तो सूरज आपकी आंखों को झकझोर देगा। अंधेरा आपकी आंखों को उज्ज्वल बना देगा। अब से आप अंधेरे में विश्वास करने वाले बन जाएंगे और हमारे प्रभु की सेवा करेंगे। विश्वासघात के मामले में आपको शुद्धिकरण के अधीन किया जाएगा। क्या आप इसे स्वीकार करते हैं? मैं समझता हूँ। डूडियन ने सिर हिलाया क्योंकि यह अनुष्ठान का हिस्सा था। पवित्र चर्च प्रकाश के देवता में विश्वास करता था जबकि अंधेरा चर्च राक्षसों को अपना देवता बताता था। उनमें से किसी ने भी एक दूसरे को नहीं पहचाना। समारोह समाप्त होते ही बूढ़े व्यक्ति का मूल स्वरूप बहाल हो गया। उसने अपना हाथ लहराया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या करते हैं, आपको कहाँ जाना चाहिए यह आप पर निर्भर है। मेरी नींद में खलल मत डालो। डूडियन ने सोने के सिक्कों से भरा थैला हटा दिया। उसने अनुमान लगाया कि अंदर कुछ 100 सोने के सिक्के थे। हालांकि उनकी नज़र में यह ज्यादा नहीं था। एक सामान्य नागरिक के लिए वे अपने जीवनकाल में इतनी कमाई नहीं कर पाते। अधिकांश संपत्ति कुलीनों और धनी व्यापारियों के हाथों में केंद्रित थी। धन के वितरण में गंभीर असंतुलन था। उन्होंने अपना मेडल चेक किया। उस पर एक पत्थर पकड़े हुए 2 हाथ खुदा हुआ था। ये वह प्रतीक था जो पत्थर को सोने में बदलने का संकेत देता था। ये भौतिक रसायनज्ञों के गुट का प्रतिनिधित्व करता था। यदि वह जीवन की म्यागरों के गुट से संबंधित होता तो पदक पर अनंत जीवन की ओर से सिर पकड़े हुए 2 हाथों को चित्रित किया जाता। सिफारिशी पत्र। डूडियन ने जब अपने हाथ में लिफाफा पढ़ा तो वह आश्चर्यचकित रह गया। उसने बूढ़े आदमी की ओर देखा। कीमिया कॉलेज। बूढ़े व्यक्ति ने उसकी ओर देखा। बेशक आपके दोस्त को इसमें शामिल होना चाहिए। आप उससे क्यों नहीं पूछते? मुझे परेशान मत करो। जाओ जाओ। जब नाइटिंगेल ने देखा कि बूढ़े व्यक्ति को अब उनमें कोई दिलचस्पी नहीं है तो उसने डूडियन से कहा, चलो मैं तुम्हें समझाती हूँ। डूडियन ने सिर हिलाया और नाइटिंगेल के पीछे पीछे हॉल से बाहर चला गया। नाइटिंगेल ने साथ साथ चलते हुए कहा, अल्कमी कॉलेज डार्क चर्च की शाखा है। यह एक सामान्य कॉलेज की तरह है जहाँ सभी प्रकार की कीमिया ज्ञान पढ़ाया जाता है, लेकिन ट्यूशन फीस महंगी है। बेशक यदि आपके परिणाम उत्कृष्ट हैं तो आपको ट्यूशन फीस से छूट दी जाएगी। डूडियन आश्चर्यचकित था। क्या कॉलेज आसानी से उजागर नहीं होगा? नाइटिंगेल ने सिर हिलाया। वास्तव में जोखिम की संभावना अपेक्षाकृत अधिक है, लेकिन हम अभी भी अंधेरे चर्च के संरक्षण में हैं। पवित्र चर्च तब तक विवरण में नहीं जाएगा जब तक कि बहुत अधिक परेशानी न हो। इसलिए चिंता न करें, सुरक्षा का स्तर अभी भी अपेक्षाकृत अधिक है। डूडियन ने समझा कि डार्क चर्च और होली चर्च के बीच संबंध काफी जटिल था। वे एक ही स्रोत पर भोजन करने के लिए परजीवियों की तरह कार्य करते हुए परस्पर एक दूसरे को बाहर कर देंगे। अध्याय 230। यदि आपका शिक्षक आपको अधिक नहीं पढ़ाता है तो आपको कॉलेज जाने की सलाह दी जाती है। इस तरह आप बहुत सारा ज्ञान सीख सकते हैं। कभी कभी कीमिया विशेषज्ञ होंगे जो विभिन्न विषयों पर व्याख्यान देंगे। यह आपके क्षितिज को विस्तृत करेगा। कोकिला ने सुझाव दिया। मैं करूंगा। डूडियन ने पुष्टि में सिर हिलाया। वह अपने बाएं हाथ को ठीक करने के तरीके के लिए उनके पुस्तकालयों पर नजर डाल सकता है। नाइटिंगेल की आंखें चमक उठीं जब उसने उसे वादा करते हुए देखा, चूंकि यह मामला है तो मैं कॉलेज में तुम्हारा इंतजार करूंगी। मैं वहां तुम्हारी बड़ी बहन हो सकती हूं। तुम्हारा कोड नाम बहुत हाई प्रोफाइल है क्योंकि मुझे डर है कि तुम पिट जाओगे। डूडियन व्यंग्यपूर्वक मुस्कुराया। उन्होंने कोड नाम अचानक चुना और उन्हें उम्मीद नहीं थी कि पहले किसी ने इसे नहीं चुना होगा। अब जब उसने इसके बारे में सोचा तो उसने अहंकार के कारण कोड नाम नहीं चुना, बल्कि खुद को याद दिलाने के लिए कि वह अस्थायी आराम से दूर न हो जाए और एक बार फिर बर्बाद न हो जाए। वहां पहुंचने पर मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा।
डूडियन ने विषय बदल दिया। मेरे दोस्त का पैर एक चट्टान से टूट गया था। क्या आप कोई ऐसा तरीका जानते हैं जिससे वह ठीक हो सकता है? हड्डियां टूट गईं। बुलबुल एक पल के लिए चुप हो गई। ऐसा लगता है कि फाउंटेन ऑफ लाइफ के अलावा और कुछ भी नहीं है जो इस तरह की चोट का इलाज कर सके। लेकिन फाउंटेन ऑफ लाइफ की कीमत बहुत महंगी है। एक गैर तारांकित कीमियागर इसे खरीदने में सक्षम नहीं होगा क्योंकि हमारे पास ऐसा कुछ खरीदने की अनुमति नहीं है। जीवन का फव्वारा, नहीं बूझते हो? नाइटिंगेल आश्चर्यचकित थी। आपका शिक्षक बहुत आलसी है। उन्होंने आपको कुछ भी नहीं सिखाया है। फाउंटेन ऑफ लाइफ पवित्र चर्च द्वारा भी बेचा जाता है, लेकिन केवल उनके आंतरिक कर्मचारी ही इसे खरीद सकते हैं। ये सबसे अच्छी उपचार दवा है जिसे पैसे से खरीदा जा सकता है। ये हड्डी के फ्रैक्चर को आसानी से ठीक कर सकता है। ऐसा कहा जाता है कि यह एक उंगली को पुनर्जीवित कर सकता है। पवित्र चर्च का कहना है कि यह प्रकाश के देवता का एक उपहार है, लेकिन वास्तव में इसे एक अंधेरे चर्च द्वारा विकसित किया गया था। उन्होंने सूत्र चुरा लिया था। जब नाइटिंगेल बात कर रही थी तो उसके स्वर में गर्व और तिरस्कार था। डूडियन की आंखें चमक उठी। इसे खरीदने में कितना खर्च आएगा? नाइटिंगेल ने तुरंत उत्तर दिया, विचार को दूर करो। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे पैसे से खरीदा जा सकता है। जीवन के फव्वारे पर अपना हाथ पाने के लिए आपको 5000 कीमिया अंक की आवश्यकता होगी। डूडियन ने भौहें चढ़ाईं। इतना महंगा? बिल्कुल, ये जीवन में दूसरा मौका दे रहा है। नाइटिंगेल ने कहा, इसके अलावा चूंकि हम अभी तक स्टार दहलीज तक नहीं पहुंचे हैं, इसलिए उनमें से किसी एक को पाने के बारे में सोचे भी नहीं। हालांकि आपके दोस्त का पैर टूट गया है, लेकिन उसे इस नई स्थिति का आदी होने के अलावा और कुछ नहीं है। डूडियन ने थोड़ा सा अपना सिर हिलाया। मैं ये देखने के लिए दुकानों की जांच करूंगा कि क्या कोई औषधि है जो उसकी मदद कर सकती है। कोकिला ने आह भरते हुए कहा, ठीक है, मेरे पास कॉलेज में गतिविधियां हैं इसलिए मुझे वापस जाना होगा। मैं आपके मित्र के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। डूडियन ने उसके जाने तक इंतजार किया। बाद में वह अन्य दुकानों से पूछता रहा। उसने दुकानों के चारों ओर पूरा चक्कर लगाया लेकिन कोई लाभ नहीं मिल सका। उन्हें बताया गया कि जीवन के फव्वारे के अलावा जीवन गुट कीमियागरों की एक विधि थी जिसे पुनर्जनन कहा जाता था। वे किसी भी घाव को ठीक करने में सक्षम थे, लेकिन कीमत बहुत महंगी थी। इसके अलावा कोई निश्चित बाजार मूल्य भी नहीं था। डूडियन को ऐसे नतीजे की उम्मीद थी जैसा कि नाइटिंगेल ने उसे पहले ही बता दिया था, इसलिए वह ज़्यादा उदास नहीं था। वह अंधेरे चर्च के विभाजन से बाहर निकल गया। जागीर छोड़ने के बाद उसने इधर उधर देखा और उसे एक ऐसी जगह मिली जहां कोई उसकी जांच नहीं कर रहा था, जबकि उसने नकाब और बागा उतार दिया था। बाद में उन्होंने एक गाड़ी किराए पर ली और रयान महल लौट आए। गाड़ी में चढ़ने के बाद डूडियन ने लिफाफा खोला। पत्र में बहुत सारे शब्द थे। ध्यान से पढ़ने पर ऐसा लगा जैसे यह एक कविता नहीं बल्कि एक कविता है। इसमें कोई प्रवाह नहीं था। कविता के अंत में कीमिया प्रतीकों की कतारें थीं। डूडियन ने संदेश को डिक्रिप्ट करने की विधि को समझा। उन्होंने विधि के अनुसार कविता पढ़ना शुरू किया। ब्लड रीफ अल्कमी कॉलेज, पता होम्टा स्ट्रीट नंबर 109। डूडियन ने संदेश को शब्द दर शब्द पढ़ा और जानकारी को सुलझाया। ये पुष्टि करने के बाद कि कुछ भी नहीं बचा है, उसने अपनी जेब से माचिस निकाली और पत्र को जलाकर राख कर दिया। जब वह रयान महल लौटा तो लगभग शाम हो चुकी थी। रात्रिभोज समाप्त होने के बाद डूडियन अपने कमरे में वापस चला गया। उन्होंने कागज पर चित्र बनाने के लिए कलम का उपयोग किया। यह एक साधारण स्थलाकृतिक मानचित्र था। जैसे ही वह नक्शा खत्म करने के आधे रास्ते पर था, ओल्ड फुलिन ने धक्का देकर दरवाज़ा खोला और कमरे में शामिल हो गया। ये आपके ठंडे क्रिस्टल हैं। उसने एक छोटी थैली दी। जैसे ही डूडियन ने पाउच लिया और उसे खोला तो उसकी आंखें चमक उठीं। वहाँ 4 गहरे नीले और गोल्ड ठंडे क्रिस्टल थे। ये वही थे जिनका उसने शिकार किया था। धन्यवाद। आपका व्यवसाय मेरा व्यवसाय है। धन्यवाद की कोई ज़रूरत नहीं। बूढ़े फुलिन के चेहरे पर एक फीकी मुस्कान थी। डूडियन ने उसकी ओर देखा। कुछ दिनों के बाद मैं विशाल दीवार के बाहर जाना चाहूँगा। बूढ़े फुलिन को आश्चर्य हुआ। अभी तो बाहर से आए हो। विकिरण पच चुका है और आपके शरीर से बाहर निकल चुका है। अगर आप इस समय बाहर निकलते हैं तो आपके शरीर में रेडिएशन की मात्रा बढ़ जाएगी। और तुम्हारा हाथ है। डूडियन ने अपना सिर हिलाया। साधारण चिकित्सा उपचार मेरे बाएं हाथ को ठीक करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। मैंने कीमियागर मित्र से पूछा और मुझे बताया गया कि मेरे हाथ को ठीक करने का एक तरीका है, लेकिन हमें बहुत अधिक धन की आवश्यकता है। क्या आप जीवन के फव्वारे के बारे में बात कर रहे हैं? बूढ़े फुलानी ने पूछा। डूडियन ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। क्या आप इसके बारे में जानते हैं? बेशक, मुझे इस बात की जानकारी है। एकमात्र बात यह है कि इसे होली चर्च द्वारा केवल अपने सदस्यों को ही बेचा जाता है। मेलन कंसोर्टियम इसे खरीद सकता था क्योंकि उनके पास एक सदस्य था जो होली चर्च का हिस्सा था। क्या आपको मिल्क द नाइट ऑफ लाइट याद है? वह उन्हें इस तरह का सामान खरीदने में मदद करता है।
ओल्ड फुलिन ने कहा, कुछ दिन पहले मैं स्कॉट कंसोर्टियम के पास इस उम्मीद में गया था कि वे हमारी ओर से खरीदारी कर सकें, लेकिन कीमत बहुत महंगी थी, लगभग 50,000 सोने के सिक्के। मैंने उनसे क्रेडिट मांगा लेकिन वे सहमत नहीं हुए। डूडियन ने कहा, इस मामले के बारे में चिंता मत करो, मैं इसे स्वयं हल कर लूंगा। बूढ़ा फुलिन मुस्कुराया, देर हो रही है, तुम्हें जल्दी सोना चाहिए। वह मुंह फेर कर चला गया। डूडियन की नज़र थैली में 4 ठंडे क्रिस्टल पर पड़ी। उसने अपने जूते उतारे और बिस्तर पर बैठ गया। डूडियन ने बिस्तर के पास रखी मेज से चाकू उठाया और अपने दाहिने हाथ पर चाकू मार दिया। उसने ठंडे क्रिस्टल में से एक निकाला और उसे अपनी हथेली के अंदर रख लिया। ठंडे क्रिस्टल को चांदी जैसे तरल में घुलने में ज़्यादा समय नहीं लगा, मानो वह कोई चैतन्य प्राणी हो। वह उसकी उंगली के कट के माध्यम से उसके शरीर में घुसने लगा। एक क्षण के बाद उसके शरीर में ठंडक और अत्यधिक गर्मी के झोंके महसूस हुए। ये भावना धीरे धीरे खत्म हो गई। डूडियन को लगा कि उसकी शारीरिक शक्ति बढ़ गई है। मैं लालची नहीं हो सकता, मैं हर बार एक से अधिक का उपयोग नहीं कर सकता। डूडियन ने शेष 3 ठंडे क्रिस्टल हटा दिए। वह नहीं चाहता था कि उसका दाहिना हाथ उसका बायां हाथ बन जाए। डूडियन ने अपनी याददाश्त के अनुसार पिछला सरल नक्शा बनाना जारी रखा। काफ़ी देर बाद उसे थकान महसूस हुई और वह सोने के लिए लेट गया। अगली सुबह डूडियन जल्दी उठ गया। उसने नाश्ता किया और रयान महल से चला गया। एक बार फिर वह अंधेरे चर्च के विभाजन में आ गया। वह इधर उधर घूमता रहा लेकिन ज़्यादातर समय वह पिंजरे के सामने खड़ा रहता था जहां एक जमे हुए भंडारण कैप्सूल रखा हुआ था। वहां दर्जनों लोग मौजूद थे जो उस वस्तु को देख रहे थे, इसलिए उसकी हरकतें आंखों के सामने स्पष्ट नहीं थीं। पलक झपकते ही 2 दिन बीत गए। डूडियन तीसरे ठंडे क्रिस्टल को अवशोषित कर रहा था। ठंडे क्रिस्टल के नियमित अवशोषण के कारण अत्यधिक ठंड और गर्मी का एहसास धीरे धीरे फीका पड़ गया था। वह उन्हें आसानी से सहन करने में सक्षम था। वह अन्य चीज़ों के बारे में सोच रहा था क्योंकि उसका शरीर ठंडे क्रिस्टल को अवशोषित कर रहा था। जैसे ही उसने कच की आवाज़ सुनी, वह ठीक हो गया।